है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में हम जो भी बिजनेस करने वाले हैं उससे होने वाला जो भी प्रॉफिट है ना उसको हम लोग आपस में शेयर करेंगे और इस पार्टनरशिप फॉर्म को हम सारे के सारे लोग मिलके चलाने वाले हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल चलाएंगे। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे अल्टीमेट सीए के अंदर मैं इंडिविजुअल पर्सन रहूंगा तो मैं पार्टनर बोला जाऊंगा, कलेक्टिवली हम सारे लोग रहेंगे तो हम लोग एक दो को फॉर्म बोलेंगे। और सर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जिस नाम से फॉर्म को बुलाया जाएगा, क्या कहा मैंने, बोलो, जिस नाम से फॉर्म को बुलाया जाएगा उसे क्या बोला जाता है बच्चों? उसे फर्म नेम यहां पर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलो जल्दी से, फर्म नेम यहां पर कहा जाता है। ठीक है, ऑलराइट सर, अगला देखो क्या नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। मतलब अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसके 5 एलिमेंट्स होंगे। क्या होंगे बोलो बच्चों? उसके 5 एलिमेंट्स होंगे। सबसे पहला क्या है, यहां पर 2 और मोर पर्सन के बारे में यहां पर बातचीत किया गया है। 2 और मोर पर्सन का मतलब क्या होता है कि सर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए एज अ पार्टनर, और वो भी 2 ऐसे लोग होने चाहिए जो लॉ के नजरों में, देखो ना, इन द आईज ऑफ लॉ क्या होना चाहिए, इन द आईज ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज पर्सन होना चाहिए। मतलब कि सर एक माइनर क्या पार्टनर बन सकता है क्या? नहीं सर, नहीं बन सकता। लेकिन माइनर को अगर सारे पार्टनर्स कंसेंट दे दे तो वो बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में ऐड किया जा सकता है। मतलब कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट हुआ तो माइनर को पैसा मिलेगा, पार्टनरशिप फॉर्म में नुकसान हुआ तो माइनर को पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। ठीक है, दूसरा देखो क्या, एग्रीमेंट। टोटल 4 है, टोटल 5 है। पहला है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, दूसरा है एग्रीमेंट। सर जो भी पार्टनर्स है ना उनके बीच में आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए। अब ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और ये एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है। तीसरा बिजनेस, कभी भी ध्यान रखना पार्टनरशिप फॉर्म कोई ना कोई बिजनेस करने के लिए आती है। चैरिटेबल जैसे सेक्शन 8 कंपनी आती है वैसे पार्टनरशिप फॉर्म नहीं आती। चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए पार्टनरशिप फॉर्म का मोटिव या इंटेंशन होना चाहिए भैया गेन्स को एक्वायर करने का, तभी आप पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हो, अदरवाइज आप पार्टनरशिप फॉर्म को नहीं बना सकते। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है कि सर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो पार्टनर्स है ना उन्होंने एग्री करना चाहिए कि हम लोग प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। देखो जरूरी नहीं आप लॉस को शेयर करने का एग्रीमेंट बनाओ। 4 पार्टनर्स है, 4 लोग प्रॉफिट को शेयर करेंगे, 3 लोग लॉस को शेयर करेंगे, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बात ध्यान रखना, अच्छा सर अगर हमने कोई लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं बनाया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका लॉस शेयरिंग रेशियो बन जाता है। फिर आता है यहां पर कौन सा, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसे बोला जाता है मां वाला प्रिंसिपल, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी वाला प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि सर ये कार्डिनल प्रिंसिपल है, मतलब कि इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है पार्टनरशिप का, जो ये कहता है कि अगर एक पार्टनर कोई डिसीजन लेता है पार्टनरशिप फॉर्म के बिहाफ में तो बाकी पार्टनरशिप फॉर्म और बाकी पार्टनर्स उस डिसीजन से अबाइड हो जाते हैं या उस डिसीजन से अफेक्ट होने वाले हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो जाते हैं। तो देखो यहां पर कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ क्या कहता है, देयर शुड बी अ बाइंडिंग एग्रीमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स, एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई भी पार्टनर कोई भी काम करता है तो उससे बाकी सारे के सारे पार्टनर्स क्या अफेक्ट हो जाएंगे क्या, या बाकी सारे पार्टनर्स उस फैक्ट से गाइड हो जाएंगे, अबाइड हो जाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगे। जैसे अल्टीमेट सीए में मैं अगर कोई डिसीजन लूंगा तो बाकी सारे पार्टनर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर डिसीजन। हर एक पार्टनर एजेंट होता है और प्रिंसिपल होता है। एजेंट कब, जब दूसरों के बिहाफ में मैं डिसीजन ले सकता हूं, मैं एजेंट हुआ। जब दूसरे मेरे भी आप में डिसीजन ले सकते हैं मतलब मैं प्रिंसिपल हुआ। तो इसका मतलब सर एक कभी वो एजेंट होता है कभी वो प्रिंसिपल होता है। तो ये पांचों एलिमेंट्स जब होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि पार्टनरशिप माना जाता है। समझा बात को, पांचों चीजें होनी चाहिए। सर अब अगला टॉपिक आता है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें 3 चीजों के बारे में बोला है। एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। बेसिकली जो एलिमेंट्स पढ़ा उसी में से 3 एलिमेंट्स एज इट इज यूज किया है। एग्रीमेंट में इनका कहना है यहां पर कि पार्टनर्स के बीच में आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए। ये बाय स्टेटस, जैसे फॉर एग्जांपल फादर की डेथ हो गई तो उनके जमीन के 2 ओनर्स बन गए, बेटा 1 और बेटा 2, ये दोनों माना, ये दोनों बाय स्टेटस पार्टनर यहां पर बन रहे हैं। पर इसे हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं क्या? नहीं सर, हम लोग इसे पार्टनरशिप नहीं बोलते। फिर आपको ऑलरेडी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बारे में अभी बताया था मैंने आपको, और एजेंसी के बारे में भी आपको पता है क्या? 100% सर हमें पता है। ठीक है, अगला देखो
नेक्स्ट टॉपिक बात करता है पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, याद करो, रेगुलर क्लास में मैंने आपको मेरी पार्टनरशिप डीड बताया था, है ना, जो जिस फॉर्म के अंदर मैं पार्टनर हूं उसकी पार्टनरशिप डीड बताया था। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है बच्चों, ये एक डॉक्यूमेंट है, और वो भी किसके अंदर, राइटिंग में डॉक्यूमेंट है। क्या कहा मैंने, बोलो। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो राइटिंग में है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस है। क्या, हाँ सर, जिसके अंदर वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस है, जिसके बेसिस पर पार्टनरशिप के बीच में जो रिलेशन है ना वो एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, बोलो। पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है ना उसके बारे में पूरी डिटेल्स या टर्म्स एंड कंडीशन डाली जाती है। सर इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स होती है, तो फर्म का नाम होता है, दूसरा पार्टनर का नाम होता है, तीसरा प्लेस ऑफ बिजनेस होता है, चौथा कब से पार्टनरशिप फर्म चालू हुई, कब तक, यानी कि ड्यूरेशन क्या है, पार्टनर्स का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कब पार्टनर एडमिट और रिटायर होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स क्या है, प्रोविजन क्या है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स को लेके, सैलरीज को लेके या एक्सपल्शन को लेके क्या क्या प्रोविजन है, ये पूरी बातें दी जाती है बच्चों किसके अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर। किसके अंदर, सभी लोग जल्दी से बताना मुझे, पार्टनरशिप डीड के अंदर ये पूरी पूरी बातें यहां पर दी जाती है। ठीक है, ऑलराइट सर। अब देखो क्या सर, अब हम लोग पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी को एलएलसी भी बोला जाता है। तो पार्टनरशिप और एलएलसी के बीच में हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं। सबसे पहली बात देखो बच्चों, पार्टनरशिप फॉर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, कंपनी में होती है। दूसरा, एजेंसी, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, पर एक मेंबर दूसरे मेंबर का एजेंट नहीं होता कंपनी के अंदर। सर जितना भी प्रॉफिट्स होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनरशिप के अंदर, पर जितना भी प्रॉफिट होता है हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो मेंबर कंपनी की चॉइस होती है कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना, कोई कंपल्शन नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। सर एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी के बारे में बात करूंगा मैं। मुझे बताइए पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है ये कैसी होती है, ये अनलिमिटेड होती है, पर मेंबर्स की लायबिलिटी डिपेंड करती है टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर। जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो लायबिलिटी लिमिटेड होती है। सर ट्रांसफर ऑफ शेयर, क्या पार्टनरशिप के अंदर का शेयर में किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकता हूं क्या, नहीं सर, पर कंपनी के अंदर के शेयर्स में किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता हूं। सर इसके बाद बोला गया मैनेजमेंट, पार्टनर्स चलाते हैं पार्टनरशिप फर्म को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं कंपनी को। मेंबर्स यहां पर क्या नहीं कर सकते, कंपनी के अंदर डिसीजन नहीं ले सकते। सर फर्म को रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है, कंपनी को रजिस्टर करना कंपलसरी होता है। मैक्सिमम फर्म के अंदर 50 लोग हो सकते हैं, कंपनी के अंदर मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 होता है प्राइवेट कंपनी में, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम पे कोई भी लिमिट है क्या, नहीं सर नहीं है। फिर हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप और क्लब के बीच के डिफरेंस को। सर क्लब का मतलब होता है वो डिस्ट्रिक्ट नहीं, क्लब का मतलब होता है एक ऐसा, आप समझिए कि संस्था को क्लब बोला गया है यहां पर, जहां पर सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होता है, हेल्थ को प्रमोट करना, हैप्पीनेस को प्रमोट करना और ऐसे अलग अलग चीजों को प्रमोट करना। तो रिलेशनशिप क्या है यहां पर, सर लोग जो होते हैं वो पार्टनर्स होते हैं, यहां पर मेंबर्स होते हैं। मुझे एक बात बताइए, पार्टनर की पार्टनरशिप फर्म के प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता है क्या, हाँ सर, लेकिन क्लब के प्रॉपर्टी में मेंबर्स का इंटरेस्ट होने वाला है क्या, नहीं सर। पार्टनर्स के चेंज होने से पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकती है, पर मेंबर्स, मान लीजिए मैं कोई जिम की मेंबरशिप मान लूं तो क्या जिम बंद हो जाएगा क्या, नहीं सर, जिम यहां पर बंद नहीं होने वाला है। ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद ये एचयूएफ वाला भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार 2-4 चीजों को पढ़ के चले जाना। पार्टनरशिप एंड एचयूएफ के बीच के डिफरेंस को देख लो। सर पार्टनरशिप एग्रीमेंट से क्रिएट होता है, एचयूएफ तो जो इंसान बर्थ होता है जिसका फैमिली के अंदर, वो बाय डिफॉल्ट एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट बन जाता है। सर मुझे एक बात बताइए, अगर किसी मेंबर की डेथ होती है तो ऐसे केस के अंदर फर्म में तो डिसॉल्व हो जाता है, पर एचयूएफ में डिसोल्यूशन नहीं होता। सर फर्म को मैनेज करते हैं सारे पार्टनर्स, एचयूएफ को मैनेज करता है कर्ता। हर एक पार्टनर के पास अथॉरिटी होती है कि वो फर्म को बाइंड कर सकता है, पर एचयूएफ में अथॉरिटी सिर्फ कर्ता के पास होती है। मतलब कर्ता अगर कोई डिसीजन लेता है तो बाकी लोग यहां पर लायबल होंगे, अदरवाइज एक दूसरा को पार्टनर दूसरे किसी को पार्टनर को लायबल नहीं कर सकता। सर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है पार्टनरशिप फर्म में। उधर साइड बच्चों कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी को पार्टनर की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब सर जो फर्म है ना वो पार्टनरशिप एक्ट से गवर्नड होता है, और एचयूएफ जो है ये हिंदू लॉ से गवर्नड होता है। इस बात का आपका ध्यान रखना है। ये पार्टनरशिप और एसोसिएशन का डिफरेंस आप खुद से कर लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप और को ओनरशिप का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कार है, लग तो ट्रक रहा है सर पर कार है।
अब इस कार के दो ओनर है बच्चों, एक मैं ओनर हूं और एक आईजी सर ओनर है, मतलब आईजी सर और एमवी सर ओनर है, सॉरी मतलब एक मैं ओनर हूं और एक एमवी सर ओनर है। तो ऐसे केस के अंदर जब किसी एक प्रॉपर्टी के दो या दो से ज्यादा ओनर होते हैं ना, तो उसे क्या बोला जाता है, को ओनर कहा जाता है। अब देखो यहां पर क्या सर, पार्टनरशिप जो होता है ना, ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से बनता है। जो को ओनरशिप होता है ना बच्चों, ये एग्रीमेंट या ऑपरेशन ऑफ लॉ से बनता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, फादर की मृत्यु हुई तो दोनों बच्चे उनके को ओनर बन जाएंगे, इसे बोला जाता है ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब एक पार्टनर जो है ना, वो एजेंट होता है किसका, दूसरे पार्टनर का, पर को ओनरशिप में एजेंसी नहीं होती। यहां पर एमवी सर मेरे बिहाफ में डिसीजन नहीं ले सकते, मैं एमवी सर के बिहाफ में डिसीजन ले सकता हूं क्या, नहीं सर नहीं ले सकता हूं। फिर देखो क्या प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना बच्चों, है ना, जो भी है ये मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस को नीड टू बी शेयर, लेकिन को ओनरशिप में जरूरी नहीं है। मान लो जमीन का टुकड़ा है बच्चों, मैंने अपने जमीन के टुकड़े को अगर किराए पर दिया तो उसका जो रेंट आएगा वो कौन एंजॉय करेगा, वो केवल और केवल मैं एंजॉय करूंगा। इसके साथ ही साथ पार्टनरशिप जो है शेयर, उसका शेयर ट्रांसफरेबल होता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, बट को ओनरशिप में मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता, मैं बिंदास बेच सकता हूं क्या अपने शेयर को। हाँ सर बिंदास बिंदास आप यहां पर बेच सकते हो, ठीक है। ऑलराइट सर, अब देखो अगला, अब हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। सर दो तरीके के बेसिस होते हैं इसके अंदर, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। अब ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर दो चीजें आती है, पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। इसके अंदर दो चीजें आती है। पहला, पार्टनरशिप एट विल क्या कहता है कि कोई भी इसके अंदर फिक्स पीरियड नहीं होता। पहली बात तो कितने समय के लिए पार्टनरशिप फॉर्म है हमें नहीं पता। दूसरा, हम पता भी नहीं लगा सकते कि कितने समय के लिए पार्टनरशिप फॉर्म है, इसे बोला जाता है नो प्रोविजन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब मैं पता नहीं लगा सकता कितने समय के लिए पार्टनरशिप है। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप कोई फिक्स पीरियड के लिए है, मान लो आपने डिसाइड किया था पार्टनरशिप 2 साल के लिए और उसके बाद भी आपकी पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है, इसका मतलब फिर वो पार्टनरशिप एट विल ट्रीट की जाती है। और अगर पार्टनरशिप एट विल डिसॉल्व करना है, डिसॉल्व का मतलब क्या होना है, खत्म करना है, तो ऐसे केस में आपको सारे पार्टनर्स को आप नोटिस दे दोगे तो आप पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हो क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। आप होप सो आप सभी लोगों को स्पीड एकदम बढ़िया लग रहा हो, किसी को फास्ट नहीं लग रहा हो, किसी को फास्ट लग रहा हो तो आप सेल्फ कर लेना, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले तो इतनी स्पीड रखना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे चलेगा भाई, कोर्स कैसे खत्म होगा अपना। अब देखो क्या, अब बात करेंगे पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड के लिए। सर पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पार्टनरशिप डीड में ही डाल दिया था 2 साल के लिए पार्टनरशिप फॉर्म आएंगी, वो पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड होगा। और जैसे ही 2 साल कंप्लीट होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म को क्लोज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। आपने नहीं किया तो वो पार्टनरशिप एट विल में चेंज हो जाती है। ऑलराइट, अब देखो विद रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, जनरल पार्टनरशिप का मतलब होता है इसमें हम कोई बिजनेस डिसाइड नहीं करते कि क्या काम के लिए आ रहे, भैया जो लगा हम लोग वो धंधा करेंगे। पर पर्टिकुलर पार्टनरशिप के अंदर आपका एडवेंचर डिसाइडेड होता है कि आपको क्या काम करना है, ये आपका डिसाइडेड होता है, समझे क्या आप बात को, है ना। और ये चीज में जब भी आपका एडवेंचर कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद आप पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर देते हो। जैसे आपने पार्टनरशिप फॉर्म बनाया था रोड बनाने के लिए, रोड कंप्लीट हो गया, अब आप पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हो क्या, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में। सबसे पहला आता है यहां पर एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है ये एग्रीमेंट से पार्टनर बनता है और ये एक्टिवली पार्टिसिपेट, मतलब जितने भी डिसीजन होता है परचेज सेल या फॉर्म से रिलेटेड वो ये एक्टिव पार्टनर रहता है। ये एजेंट माना जाता है दूसरे पार्टनर्स का। और यहां पर क्या पब्लिक नोटिस देना पड़ता है क्या रिटायरमेंट के लिए, हाँ सर यहां पर पब्लिक नोटिस देना पड़ता है रिटायरमेंट के लिए, इस बात का ध्यान रखना। मतलब अगर मैं एक्टिव पार्टनर हूं अल्टीमेट सीए में और मैं अल्टीमेट सीए से रिटायर हो रहा हूं, है ना, तो ऐसे केस के अंदर मुझे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि अब मैं अल्टीमेट सीए का पार्ट नहीं हूं करके, ऐसा मुझे बताना पड़ेगा। दूसरा देखो स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जिसका एक्टिव पार्ट नहीं होता बिजनेस के अंदर, एक्टिव पार्ट नहीं, भैया ये तो सोया हुआ पार्टनर है, ये एक्टिव पार्टनर तो एक्टिवली पार्ट नहीं करता बिजनेस के अंदर, लेकिन ये दूसरे पार्टनर्स की तरह लायबल होता है। क्या कहा मैंने, बोलो,
लायबल लाइक द एनी अदर पार्टनर, मतलब ये दूसरे पार्टनर्स की तरह लायबल होता है। इसके अंदर कोई भी क्या नहीं होता, बोलो बच्चों, इसके अंदर कोई भी पब्लिक नोटिस आपको देना नहीं पड़ता, क्योंकि इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है। और इसके पागल होने से फर्म डिसॉल्व होती है क्या? नहीं सर, इसके पागल होने से फर्म डिसॉल्व भी नहीं होती। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इनकमिंग पार्टनर, जैसे मान लो अभी पार्टनरशिप फर्म में ए और बी पार्टनर है, अब मान लीजिए सी पार्टनर आ रहा है, तो इस सी पार्टनर को इनकमिंग पार्टनर बोला जाता है, ठीक है ना। पर्सन हु कम्स इनटू द पार्टनरशिप फर्म, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि ए और बी दोनों को अप्रूवल देना पड़ेगा, तब सी पार्टनर बन सकता है, अदरवाइज सी पार्टनर नहीं बन सकता। सर एक बात ध्यान रखना, सी जब आ रहा है ना, उसके पहले के जितने भी फर्म के एक्ट्स की लायबिलिटी है उसके लिए सी जिम्मेवार होने वाला है क्या? नहीं सर, उसके लिए सी जिम्मेवार नहीं होने वाला है, इस बात का आपको याद ध्यान रखना है। फिर आता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, भैया अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो इसका शेयर आएगा, ये लायबल लॉसेस वॉसेस के लिए नहीं होगा, पर इसकी लायबिलिटी थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स होती है अप टू द एरिया ऑफ प्रॉफिट जितनी। अगला होता है नॉमिनल पार्टनर। अल्टीमेट सीए के अंदर मान लो विराट कोहली भी बच्चों क्या है यहाँ पर पार्टनर है। अब एक्चुअल में उसको कोई पार्टनर वार्टनर बनने की जरूरत नहीं है, पर वो हमको नाम देना चाहता है क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो ये सिर्फ और सिर्फ नाम का पार्टनर है, इसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन ये लायबल होता है एक रियल पार्टनर के जैसे, मतलब इसकी लायबिलिटी है पर इसको प्रॉफिट भी नहीं मिलता। और मान लो अगर विराट कोहली अल्टीमेट सीए से रिटायर होता है तो पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ेगा। और ऐसे पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर के पागल होने से कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होती है क्या? नहीं सर, नहीं होती है, ठीक है। अगला आता है सब पार्टनर। सब पार्टनर का मतलब होता है जो आप लोग बाद में पढ़ते हो ना, ट्रांसफरी ऑफ द प्रॉफिट शेयर्स, अपन पढ़ेंगे इसको, ठीक है, सेकंड यूनिट में ही आता है अपने को। तो ऐसे केस के अंदर जैसे मान लो अल्टीमेट सीए में मेरा 20% शेयर है, अब मैं अपने 20% का जो 10% हिस्सा है, मतलब मेरे पास 20% है, तो मैं 10% हिस्सा अपने वाइफ को दे देता हूं, तो मेरी वाइफ बन जाती है सब पार्टनर। देखो, पार्टनर यहां पर एग्री करता है कि शेयर करेगा वो प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनरशिप को आउटसाइडर के साथ, जिसे सब पार्टनर बोला जाता है। सब पार्टनर के पास कोई राइट्स वाइट्स होते हैं क्या फर्म को लेके? नहीं सर, कोई भी राइट्स यहां पर नहीं होते। आउटगोइंग पार्टनर का मतलब होता है इनकमिंग, मतलब जो आ रहा है, आउटगोइंग मतलब जो जा रहा है। तो सर अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिसको हकाल रहा हूं, धक्के मार के निकाल रहा हूं, उसे एक्सपल्शन बोला जाता है। या कोई इंसॉल्वेंट, जिसका दिवाला निकल रहा है, या किसी के अगर डेथ हो रही है, तो इन चारों केस के अंदर पार्टनर्स को आउटगोइंग माना जाता है। बाकी पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, और बाकी पार्टनर्स, ये पार्टनर लायबल कब तक होगा? जब तक वो पब्लिक नोटिस दे देता है तब तक। देखो, रिटायरमेंट में पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, एक्सपल्शन में देना पड़ता है, इंसॉल्वेंसी और डेथ के केस में देने की जरूरत है क्या? नहीं सर, नहीं है, ठीक है। आ जाइए, अब अगला आखिरी बचता है अपना इस पर्टिकुलर यूनिट का, उसके बाद यूनिट नंबर 1 अपना होता है फिनिश। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के बारे में बात करेंगे। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब होता है जब कोई एक व्यक्ति पार्टनर नहीं है, बट वो आउटसाइडर को ऐसे बताता है जैसे वो पार्टनर है, और जो ओरिजिनल पर्सन है ना, वो भी क्या करता है, वो भी खुद को हाँ वो ओरिजिनल पार्टनर जो है वो भी इस पर्सन को रिप्रेजेंट करने देता है पार्टनर की तरह, तो मैं बोलूंगा इसे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहा जाता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे यहाँ पर मेरे दुकान का गल्ला है यहाँ पर, ठीक है ना, मैं दुकान पार्टनरशिप फॉर्म में बैठा हूं यहाँ पर। अब मेरा एक दोस्त है आशु करके, वो क्या करता है, वो कस्टमर को बताता है कि वो पार्टनर है हमारे पार्टनरशिप फर्म का। अब इस चक्कर में क्या होता है, मैं उसको ये रिप्रेजेंट भी करने दे रहा हूं कि हाँ हाँ बोल झूठ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करके, और कस्टमर उसकी बात पे बिलीव करके अगर हमारे फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टनरशिप फर्म लायबल होंगी क्या? हाँ, पार्टनरशिप फर्म के साथ वो आशु जो है ना, वो भी लायबल होगा। क्या कहा मैंने? बोलो, आशु भी लायबल होगा। एक सिनेरियो। या दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि मैं, मान लो मैं क्या कहता हूं, मैं एक बैंकर को बोलता हूं कि अनंत अंबानी जो है ना, वो मेरे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है, और अनंत अंबानी भी कह रहे हैं हाँ हाँ जी मैं पार्टनर हूं करके। अब इस चक्कर में फर्म ने हमको, वो बैंक ने हमको लोन दे दिया मान लो 1 करोड़ का, तो उस 1 करोड़ के लिए अनंत अंबानी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। पर उस बैंकर ने टोनी टीवी वालों को बोल दिया, और टोनी टीवी ने बैंकर की बात पर भरोसा करके हमें टीवी सप्लाई कर दिया, तो क्या उस टीवी के लिए अनंत अंबानी जिम्मेवार होने वाला है क्या? चैट में बताइए मुझे। नहीं सर, नहीं होगा वो जिम्मेदार, क्योंकि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन से अफेक्ट होना चाहिए, तब जाके पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की कैटेगरी में आता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आ जाता है। मतलब जो पर्सन पार्टनर नहीं है फिर भी वो ऐसा बताता है जैसे वो पार्टनर है, और उसके बेसिस पर
और थर्ड पार्टी अगर मिस रिप्रेजेंटेड होके कोई भी क्रेडिट देती है फर्म को तो उस क्रेडिट के लिए वो पर्सन की जिम्मेदारी होती है। इसे बोला जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। गॉट इट एवरीवन? सर यहां पर अपना समाप्त होता है कौन सा? यूनिट नंबर 1 होता है अपना यहां पर समाप्त। अब अपन चलेंगे यूनिट नंबर 2 की ओर, बीच में लेंगे 2 मिनट का ब्रेक और उसके बाद हम लोग करेंगे इसको कंटिन्यू। पानी पी लेते हैं, आप भी पानी पी लीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूं, एंड देन फिर हम लोग यहां पर यूनिट 2 से इसे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब यूनिट 2 से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ तो ये बात करता है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद वन अनदर से रिलेटेड यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज आती है जनरल ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड। तो मुझे एक बात बताइए, किसी भी पार्टनर की जनरल ड्यूटी क्या है? कि ऐसे काम करना जो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में हो फर्म के, एक दूसरे के साथ सच रहना, सच्चाई का बर्ताव करना, यानी कि जस्ट एंड फेथफुल रहना एक दूसरे के टुवर्ड्स, और अगर कोई भी अकाउंट्स मांगता है तो उसको सच्चे सच्चे अकाउंट्स देना, झूठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, ये सब चीजें आपने नहीं करना है सर। जो सही इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो सही इंफॉर्मेशन पार्टनर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मान लो एबीसी करके पार्टनर है और ए की मृत्यु हो गई तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है अगर वो भी मांगे ना तो ऐसे केस में उसको सही अकाउंट्स आपको देना है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल देना है, ऐसा जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर कहता है। ठीक है, ऑलराइट सर। सेकंड केस में अगर मैं बात करूं, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर द लॉस कॉज बाय द फ्रॉड। इसका मतलब है मान लीजिए अगर पार्टनर कोई फ्रॉड करता है किसके अंदर? पार्टनरशिप के अंदर, और उसके कारण कोई भी फर्म को नुकसान होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फ्रॉड करने से अल्टीमेट सीए को 1 लाख रुपए का नुकसान होता है तो मुझे 1 लाख रुपए देना पड़ेगा किसको? अल्टीमेट सीए को। मतलब हर एक पार्टनर को इंडेमनीफाई का मतलब होता है मेकिंग गुड द लॉस। अगर कोई भी लॉस हुआ है फर्म को तो उसको इंडेमनीफाई करके देना होगा यहां पर उस लॉस को, ऐसा यहां पर ये पॉइंट यहां पर कह रहा है। ठीक है, तीसरा देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। इनका कहना है जैसे अल्टीमेट सी अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो इसके अंदर जितने भी हम 6 पार्टनर्स है हमारी आपस में क्या ड्यूटीज है, क्या राइट्स है, क्या ऑब्लिगेशंस है। ऑब्लिगेशन का ही मतलब होता है ड्यूटीज। ये डिसाइड की जाती है हम लोगों के आपस में कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर। अब जो हम लोगों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है इसे ही पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। मतलब बेसिकली पार्टनरशिप डीड हमारे ड्यूटीज, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताते हैं। और ये जो चीज है ये एक्सप्रेस भी हो सकती है और ये चीज जो है ना वो इंप्लाइड भी हो सकती है। क्या हो सकती है? बोलो बच्चों, इंप्लाइड भी हो सकती है। हालांकि हम लोगों के बीच में आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज का मतलब होता है वेरी करना। हम इसको वेरी कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, मतलब सारे पार्टनर्स के कंसेंट से हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। अब ये जो कंसेंट है ये एक्सप्रेस, इंप्लाइड कुछ भी हो सकता है। एक बात बता दूं मैं आपको, अब क्योंकि ये रिवीजन सुपर फास्ट चल रहा है एग्जाम के एक दिन पहले वाला, तो आप लोगों को पता होगा कि सेक्शन नंबर 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के बारे में। मतलब आप किसी भी पर्सन को कोई भी लॉफुल धंधा करने से रोक नहीं सकते। बट एक बात ध्यान रखना, अगर एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर आप किसी भी पार्टनर को कोई दूसरा धंधा करने से रोकते हो तो वो बिल्कुल वैलिड माना जाता है। क्या? यस सर, बिल्कुल वैलिड माना जाता है। ऐसा सेक्शन नंबर 27 यहां पर कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। मतलब वो सपोर्ट करता है कि कोई भी अगर पार्टनर है किसी फर्म का या कोई आउटगोइंग पार्टनर है तो उसको सिमिलर बिजनेस ऑफ द फर्म करने से रोका जा सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल रोका जा सकता है। जैसे अल्टीमेट सीए के अंदर मुझे बोल सकते हैं कि आपकी जो लॉ की क्लासेस है ये अल्टीमेट सीए के अलावा आप कहीं नहीं लोगे, पर अल्टीमेट सीए में मैं ऑडिट नहीं पढ़ाता हूं तो मैं क्या ऑडिट के बाहर जैसे igsir.in के ऊपर मेरा ऑडिट अवेलेबल है, मैं क्या पढ़ा सकता हूं? क्या? हाँ सर पढ़ा सकता हूं। मैं डीजीएस कैप्स करके नागपुर में इंस्टीट्यूट है, मैं वहां पर ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूं, तो क्या मैं पढ़ा सकता हूं? क्या? बिल्कुल पढ़ा सकता हूं सर। इस बात का आपको ध्यान रखना है, हालांकि मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। ऑलराइट सर, अगला देखो, कंडक्ट ऑफ पार्टनर सेक्शन नंबर 12 के बारे में बात करेंगे। सर हर एक पार्टनर के पास यहां पर राइट का मतलब होता है अधिकार होता है कि ये पार्ट ले सकता है इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अंदर। मतलब क्या कहा मैंने? बोलो, जैसे मेरे पास राइट होता है कि मैं अल्टीमेट सीए के जितने भी बिजनेसेस वगैरह चल रहे हैं मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता हूं। दूसरा, मैंने अपने ड्यूटीज को डिलीजेंटली निभाना चाहिए, मतलब एकदम अच्छे से निभाना चाहिए, केयरफुली निभाना चाहिए। तीसरा, अगर मान लो अगर किसी मैटर के ऊपर मतभेद होता है, जैसे फॉर एग्जांपल
ऑर्डिनरी मैटर है। ऑर्डिनरी मैटर का मतलब होता है रोज का मैटर। जैसे अल्टीमेट सीए के अंदर हमको बुक्स किससे प्रिंट करवाना है, बाबू भाई से प्रिंट करवाना है या अभिषेक भाई से प्रिंट करवाना है, तो ऐसे केस के अंदर ये एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मैटर है, तो ये मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर से डिसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर अल्टीमेट सीए के क्लासेस के साथ साथ अब सीएस और सीएमए क्लासेस में एंटर करना चाहता है, तो इस सिचुएशन के अंदर अगर नेचर ऑफ बिजनेस बदल रहा है, क्या कहा मैंने, बोलो, नेचर ऑफ बिजनेस बदल रहा है ना, तो उस सिचुएशन में आपको क्या लगेगा, आपको कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स लगेगा। क्या लगेगा बोलो बच्चों, आपको यहां पर कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स लगेगा। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? क्या सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर, राइट? और राइट सर, अगला देखो क्या, फिर हर एक पार्टनर के पास अधिकार होता है CIA का, मतलब ये कॉपी कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, ये इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और एक्सेस कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। इसके साथ साथ बोल के रखा है, अगर पार्टनर के जीते जी वो ये सारी चीजें कर सकता है, और अगर वो मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर पाएगा। क्या? हाँ सर, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी CIA को कर पाएगा। फिर फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे, म्यूचुअल ड्यूटीज एंड म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में। अब देखो, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, होप सो आपको पता हो इसका मतलब कि देखो, लॉ तो ये कहता है, पर इसके विपरीत, अगर इसके विरोधाभास में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं पार्टनर्स, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी चल जाएगा क्या? हाँ सर, वो कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल वैलिड होगा। एक एग्जांपल देके मैं आपको बताऊंगा यहां पर, राइट टू रेम्यूनरेशन। इनका कहना है पार्टनर को कोई भी एडिशनल रेम्यूनरेशन देने की जरूरत नहीं है अदरवाइज दैन शेयर। जैसे अल्टीमेट सीए से मुझे 20% शेयर मिलता है, तो उसके अलावा मुझे कोई सैलरी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। पर हाँ, अगर हमने एक्सप्रेसली बोल के रखा है या हमने कस्टमरी मैनर में, कस्टमरी का मतलब होता है ट्रेडिशन है फर्म का कि हर एक वर्किंग पार्टनर को अपन ने सैलरी देना है 10,000 रुपए प्रति महीने की, तो उस केस के अंदर सैलरी मुझे मिलेंगी। क्या? बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगी। अब मान लो ए बी पार्टनर है जिनको सैलरी मिलती है और सी नया पार्टनर ज्वाइन होता है, पर सी को सैलरी नहीं दिया जाता, सी क्या सैलरी मांग सकता है? क्या? बिल्कुल, क्योंकि फर्म के कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सैलरी को मांगना या सैलरी मिलना, तो वो बिल्कुल बिल्कुल मांग सकता है। इसके अलावा एक बात ध्यान रखो, अगर आपका कोई भी और PSR रेशो डिसाइडेड नहीं है, तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा बच्चों? इक्वल रहेगा। फिर इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या कोई एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है? क्या मिल सकता है? अगर यहां पर एक्सप्रेस एग्रीमेंट है। दूसरा ट्रेड कस्टम है। ट्रेड कस्टम का मतलब क्या होता है यहां पर? दूसरा का अर्थ हुआ कि ट्रेडिशन के अंदर, मतलब पहले से चला आ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और तीसरा, अगर लॉ के अंदर स्टैट्यूटरी प्रोविजन देके रखी है, तो इस केस के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल आपको यहां पर इंटरेस्ट मिलता है। फिर अगर मैं इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस की बात करूं, तो सर अगर कोई पार्टनर यहां पर क्या देता है बच्चों, अगर कोई पार्टनर लोन देता है पार्टनरशिप फर्म को, तो इस केस के अंदर उस फर्म से उसको कितना ब्याज मिलेगा? 6% का ब्याज मिलेगा। ध्यान रखना, मतलब कि सर कुछ नहीं और बोला है तो 6% का। लेकिन सर अगर आपका डिसाइड हुआ है कि 10% का ब्याज मिलना, तो अगर आपका स्पेसिफिकली डिजाइंड है तो आपको 10% का ब्याज मिलेगा। बट कुछ भी नहीं बोला है ना, तो आपको ब्याज कितने का मिलने वाला है? 6% का ब्याज आपको यहां पर मिलने वाला है। अब देखो, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर समझाने जा रहा हूं, जरा फोकस करना स्क्रीन के ऊपर। देखो सर, यहां पर पार्टनरशिप का है ना, यहां पर पार्टनर ने कैपिटल लाया था और यहां पर एडवांस भी दिया था। अब मैं आपको एक बात बताऊं, क्या यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? यहां पर है ना, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, और डिसॉल्व होने के बाद एक्चुअल में जो कैपिटल और एडवांस का पेमेंट है वो यहां पर किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, वो यहां से यहां तक दिया जाता है, और इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस अप टू द डेट ऑफ पेमेंट तक दिया जाता है। मतलब फॉर्म डिसॉल्व होने के बाद भी जब तक पेमेंट नहीं हो जाता एडवांसेस का, तब तक उसके ऊपर का ब्याज दिया जाता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल दिया जाता है। अब राइट टू बी इंडेमनिफाइड के बारे में बात करेंगे। सर अगर कोई पार्टनर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में फर्म के बिहाफ में कोई पेमेंट कर देता है, तो क्या फर्म से वो पैसा मांग सकता है? क्या? बिल्कुल। मैंने एग्जांपल आपको अक्सर मैं क्लास में देता हूं कि अगर MV सर बुक्स का ऑर्डर प्लेस करने के लिए मान लो दिल्ली गए थे और उन्होंने 1 लाख रुपए अपनी जेब से एडवांस दे के आए सप्लायर को, तो क्या वो 1 लाख रुपए यहां पर मांग सकते हैं? क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो 1 लाख रुपए फर्म से रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि सर जो पार्टनर है ना,
पार्टनर मस्ट इंडेमनीफाई फर्म फॉर द लॉस कॉज्ड बाय द विलफुल निग्लेक्ट। मतलब अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है या जानबूझ के कोई गड़बड़ करता है तो उस गड़बड़ से होने वाले नुकसान को उसको क्या फर्म को पे करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मान लो अगर फर्म चेंज हो रही है, पहले एबी पार्टनर थे अब एबीसी पार्टनर हो रहे, या मान लो फर्म का टर्म खत्म हो रहा है, या मान लीजिए फर्म कोई एडिशनल काम का सीए के साथ अल्टीमेट सीए सीएस भी चालू कर रहा है, तो इनका कहना है जो पहले राइट्स एंड ड्यूटीज हुआ करती थी पार्टनर्स की वो सेम, क्या कहा मैंने बोलो, वो सेम क्या करूंगा, वो सेम सर आगे के ऑपरेशंस में भी कैरी फॉरवर्ड होने वाला है क्या? हाँ सर, वो सेम चीजें आगे के ऑपरेशंस के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड यहां पर की जाएंगी, ऐसा यहां पर बोल रखा है। ठीक है, अगला देखो यहां पर क्या, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। सर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी यहां पर क्या कहता है? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो देखो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में तीन चीजें आती है बच्चों। मान लो अगर फॉर एग्जांपल ये है कैपिटल, ठीक है ना, जब भी कोई पार्टनर आता है बच्चों तो कैपिटल में पैसा ला सकता है या वो कैपिटल में गुड्स ला सकता है। तो मान लो किसी पार्टनर ने गुड्स लाया कैपिटल के तौर पर तो वो फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाती है। इसके अलावा फर्म जो पैसे कमाती है उससे परचेस करती है गुड्स को, ये भी प्रॉपर्टी मानी जाती है। और धीरे धीरे जो फर्म का नाम बढ़ता है जिसे हम लोग गुडविल कहते हैं, ये भी फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाती है क्या? हाँ सर, ये भी फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो मैंने क्या कहा सर, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म में क्या क्या आता है? जो ओरिजिनली स्टॉक में लाया गया पार्टनर के द्वारा, जो बाद में एक्वायर किया, परचेस किया, या जो नाम कमाया जिसे गुडविल कहा जाता है, वो भी फर्म की प्रॉपर्टी के अंदर आती है। अगला प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर, इनका कहना है कि सर ऐसी प्रॉपर्टी जो एक्सक्लूसिवली पार्टनर के बिलोंग करती है, जैसे जिस घर के अंदर मैं रहता हूं वो घर बेटा किसका है? वो मेरा है। अब मुझे एक बात बताइए, अब ये घर का, मेरे घर के अंदर ये जो कमरा है जो मैं इस्तेमाल करता हूं अल्टीमेट सीए के क्लासेस लेने के लिए, तो इनका कहना है कि भली एक फर्म पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो जिसका इस्तेमाल फर्म के कामकाज के लिए करता है, जस्ट बिकॉज वो उसका इस्तेमाल फर्म के कामकाज के लिए करता है, इसका ये मतलब नहीं होता बच्चों, क्या नहीं होता बोलो, कि ये पार्टनर की शिप की प्रॉपर्टी या ये फर्म की प्रॉपर्टी हो जाएंगी, इसका ये मतलब नहीं होता, ऐसा यहां पर बोल रखा है। ठीक है ना, ये हुआ सेकंड पॉइंट। इसके अलावा देखो सर, जो प्रॉपर्टी ऑफ फर्म है ना, वो आप इस्तेमाल करोगे केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आप पार्टनरशिप फर्म के लिए उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे, बाकी और कहीं पर भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे क्या? नहीं सर, नहीं करेंगे। अब मैं बात करूंगा सेक्शन नंबर 16 के बारे में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार मार्क करके रख देना बच्चों। अब मैं अगर बात करूं पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनर, इनका कहना है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। मतलब अगर पार्टनर ने कुछ और डिसाइड करके रखा है तो वो कुछ और को इज्जत देना, पर अगर कुछ और डिसाइड नहीं करके रखा है तो हम जो बोल रहे हैं उसको इज्जत देना। देखो क्या, अगर पार्टनर यहां पर डिराइव करता है कोई भी प्रॉफिट खुद के लिए फ्रॉम कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो फर्म का है, या फर्म के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, या फर्म के बिजनेस कनेक्शन का इस्तेमाल करके, तो ऐसे प्रॉफिट को उसे पे करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को। जैसे देखो फॉर एग्जांपल एमवी सर बुक्स का ऑर्डर देते हैं अल्टीमेट सीए के अंदर। एमवी सर ने क्या किया, जो हमारे बाबू भैया है जो हमारे बुक्स को प्रिंट करते हैं, उन्होंने बोला था 100 रुपए खर्चा आएगा एक किताब का। एमवी सर ने उनसे कहा कि तुम हमें जो इनवॉइस भेजोगे ना 110 रुपए का भेजना, हम तुम्हें 110 का पेमेंट करेंगे और बाद में तुम मुझे कैश में पेमेंट अलग से 10 रुपए कर देना प्रति किताब का। मान लो अगर साल में हम लोग 1 लाख भी किताबें छापते तो 10 लाख रुपए एमवी सर की बाजू की कमाई, प्रॉफिट के अलावा अलग कमाई एमवी सर की। तो ऐसे केस में लॉ कहता है यहां पर क्या, ऐसे केस में लॉ कहता है कि ये 10 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 10 रुपए आपको फर्म को वापस पे करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल। तो सर अगर फर्म का कोई भी ट्रांजैक्शन है या फर्म का कोई भी कनेक्शन है और उससे किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट होता है, तो उस केस के अंदर वो प्रॉफिट को उसे वापस करना पड़ेगा किसे? पार्टनरशिप फर्म को। या सर अगर कोई पार्टनर बिन बताए कोई सेम नेचर ऑफ बिजनेस या कंपीटिंग नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म को रखता है, क्या करता है बोलो, चलाता है, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे केस में जितना भी प्रॉफिट यहां पर बनता है ना पार्टनर का, क्या वो प्रॉफिट को हमको पे करना पड़ेगा क्या पार्टनरशिप फर्म को? यस सर, हमको यहां पर पे करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने बोलो? यस सर, हमको यहां पर पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको बातें? क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? राइट। अगला देखो यहां पर क्या, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज के बारे में बात करेंगे।
सर सबसे पहली बात तो एक पार्टनर एजेंट माना जाता है और प्रिंसिपल माना जाता है। मतलब क्या कि वो बाकी पार्टनर्स के बिहाफ में डिसीजन ले सकता है और दूसरे पार्टनर्स भी इस पार्टनर के बिहाफ में डिसीजन ले सकते हैं। अब कुछ चीजों को लेके यहां पर पार्टनर के पास इंप्लाइड अथॉरिटी होती है। इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब होता है कोई एक्सप्रेसली चीजें डिसाइड नहीं की गई है, बट अगर कोई व्यक्ति पार्टनर है तो नॉर्मली उसके पास इन सब चीजों का पावर होता है। जैसे कि वो गुड्स को परचेस कर सकता है, जैसे कि वो गुड्स को सेल कर सकता है, वो अकाउंट्स का पेमेंट यानी कि सेटल कर सकता है अकाउंट्स को, वो फर्म के बिहाफ में पेमेंट को रिसीव कर सकता है, नौकर चाकर को अपॉइंट कर सकता है, लॉयर को अपॉइंट कर सकता है अगर उसके खिलाफ या फर्म के खिलाफ कोई केस करता है तो, फर्म के बिजनेस के लिए पैसा यानी कि लोन ले सकता है, फर्म के गुड्स को प्लेज कर सकता है। इसके अलावा फर्म के बिहाफ में बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना, ड्रॉ करना या एंडोर्स करना भी कर सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, मतलब नॉर्मल बातें जो एक पार्टनर कर सकता है उसके बारे में बात किया। फिर अब हम लोग बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर नहीं आती। मतलब ये पार्टनर के पास एक्सप्रेस अथॉरिटी होनी चाहिए इन चीजों से रिलेटेड, तभी पार्टनर ये हरकतें कर सकता है, अदरवाइज पार्टनर ये हरकतें कर पाएगा क्या? नहीं सर, पार्टनर ये हरकतें नहीं कर पाएगा। जैसे पहला, सबमिट अ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। कोर्ट ऑफ लॉ के बजाय आप सोचते हो कि हमारा जो दूसरे पार्टी के साथ झगड़ा है हम इसको आर्बिट्रेटर के पास ले जाएंगे, फास्ट डिसीजन आएगा, पर आर्बिट्रेटर का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आप उस जो भी डिसीजन आता है आर्बिट्रेटर का आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते आगे। तो इस सिचुएशन के अंदर आर्बिट्रेटर के पास देना, जब तक आपके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है पार्टनर के पास, वो केस को लेके आर्बिट्रेटर के पास नहीं जा सकता। दूसरा, सर एक पार्टनर बिन बताए बैंक अकाउंट को ओपन नहीं कर सकता। तीसरा, कॉम्प्रोमाइज या रिक्वेलिश एनी क्लेम। मान लो अल्टीमेट सीए को आपसे 10 लाख रुपए लेना था, मैं आपसे कहता हूं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में मुझे 7 लाख रुपए दे दो, मैं इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं क्या अपने किसी भी क्लेम को? नहीं सर, मैं इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं अपने किसी भी क्लेम को। इसके अलावा विड्रॉल ऑफ सूट या प्रोसीडिंग। मान लो अल्टीमेट सीए ने आपके खिलाफ, थर्ड पार्टी के खिलाफ कोई केस डाला था, मैं उस केस को जाके विड्रॉ कर लेता हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं जब तक मेरे पास पावर नहीं आती। इसके अलावा सर अल्टीमेट सीए के खिलाफ कोई क्लेम लेके आता है, मैं उस क्लेम को एक्सेप्ट कर लेता हूं, या मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेस या सेल कर रहा हूं फर्म के बिहाफ में, या मैं फर्म के बिहाफ में पार्टनरशिप में एंटर कर रहा हूं किसी दूसरे फर्म में, तो ये सारी हरकतें मैं नहीं कर सकता। ये पूरी की पूरी आती है किसके अंदर बच्चों? इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर। किसके अंदर बोलो जल्दी से? इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर। और ये चीज हो सकती है क्या? नहीं सर, ये सारी हरकतें नहीं हो सकती है। इस बात का आपको क्या रखना है बच्चों? इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या कहा मैंने? बोलो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गॉट इट एवरीवन? की इस चीजों से रिलेटेड आपके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी होनी चाहिए, तभी आप चीजों को कर पाएंगे, अदरवाइज आप चीजों को नहीं कर पाएंगे। फिर बोल के रखा है एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स अथॉरिटी। सर पार्टनर की जो पावर है या ड्यूटीज है, इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। कैसे? विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स के कंसेंट से इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है ना? ये पार्टनर्स की एक बात ध्यान रखना है, ये रिस्ट्रिक्शन तभी इफेक्टिव होंगे जब थर्ड पार्टी को इन रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता होगा, तभी जाके ये इफेक्टिव माना जाता है। फिर पार्टनर्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगेन ये स्टार मार्क वाला टॉपिक है। ये कहता है कि मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सेल करने का पावर नहीं है अल्टीमेट सीए में, बट मेरे सारे पार्टनर्स बाहर है और अचानक से मुझे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज को चेंज कर दिया है, जिससे अगर मेरे पास जो माल पड़ा है मैंने वो अभी तुरंत नहीं बेचा तो मुझे हैवी नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं क्या करूंगा? सेल करूंगा। मतलब मैंने कुछ ऐसा एक्ट किया बच्चों फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉस से, है ना, जो एक ऑर्डिनरी मैन ऑफ प्रूडेंस करेगा, बट मेरे पास इस चीज की पावर नहीं थी। बट लॉ कहता है अगर आप ऐसा कर भी लेते हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ये कहता है कि इमरजेंसी के अंदर पार्टनर्स के पास अथॉरिटी होती है वो सारे एक्टिविटीज करने की, वो सारे हरकतें करने की जो उसके पास पावर नहीं है, वो भी वो सारी चीजें परफॉर्म कर सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, अगला सर आप कुछ भी काम करो फर्म के नाम पर करो। अगर मान लो मैं परचेस ऑर्डर दे रहा हूं तो फर्म के नाम पर देना चाहिए। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर, मान लो कोई बच्चा मुझे बोलता है कि सर मुझे ना फटी हुई किताब मिली करके, तो प्लीज मेरे किताब को रिप्लेस करा दो। मैंने उस चीज को देखा, मुझे लगा हाँ यार ये बच्चा तो जेन्युइनली सही बोल रहा है, तो मैं क्या करता हूं? उस चीज को एडमिट कर लेता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी क्लेम जो एक पार्टनर एडमिट करता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, तो उस केस
केस में क्या फर्म लायबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल होती है। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ अ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, जैसे मैं एक्टिव पार्टनर हूं, इसके साथ साथ हम अल्टीमेट सीए के 6 पार्टनर्स यहां पर क्या है, एक्टिव पार्टनर है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि अल्टीमेट सीए फर्म है, प्राइवेट कंपनी है, क्या है करके वो नहीं पता है, पर उसे इंद्रेश गांधी पता है, तो वो क्या करता है, वो नोटिस भिजवाता है इंद्रेश गांधी के नाम से। अब जरा मुझे एक बात बताइए, अगर आपने नोटिस भिजवाया है मेरे नाम से, तो ऐसे केस के अंदर लॉ बोलेगा कि इसके अंदर जिम्मेवारी किसकी होंगी, अल्टीमेट सीए की जिम्मेवारी होंगी। किसकी जिम्मेवारी होंगी बोलो बच्चों, अल्टीमेट सीए की जिम्मेवारी होंगी, ऐसा यहां पर बोल के रखा है। मतलब किसी भी पार्टनर को यहां पर नोटिस मिलता है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, तो उस सिचुएशन के अंदर जिम्मेदारी यहां पर फर्म की मानी जाती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी यहां पर फर्म की मानी जाती है। चलो अब अगर मैं दोस्तों बात करूं आप लोगों के साथ, तो अब हम लोग चलेंगे हमारे अगले वाले टॉपिक के ऊपर, और वो है बच्चों लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहली चीज यहां पर क्या बोल के रखिए, लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। सबसे पहला केस इसके अंदर कहता है कि पार्टनर अगर अपने अथॉरिटी में काम करता है और अपने अथॉरिटी में रहते हुए वो अगर कोई पैसे या प्रॉपर्टी को रिसीव करता है और उसको मिस अप्लाई करता है, तो उसके लिए फर्म लायबल होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्म के गल्ले पर बैठा था, मेरे पास पावर है कि मैं कस्टमर से क्या कर सकता हूं, कैश को कलेक्ट कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, कस्टमर से कैश को कलेक्ट किया और मैंने उसको जुए में लगा दिया, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होंगी, फर्म जिम्मेदार होंगी। मतलब फर्म मुझसे तो पैसा क्लेम कर सकती है, बट वो आउटसाइडर, वो कस्टमर को ये नहीं बोल सकती कि तुमने पैसा नहीं दिया करके, पहला। दूसरा सर सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि मैंने फर्म को पैसा ला लिया था और गल्ले में डाल दिया था। अब एमवी सर बारीक में आते हैं बच्चों और गल्ले में से पैसे को चोरी करके चले जाते हैं। मतलब क्या बोला, व्हेन सच या मनी या प्रॉपर्टी हैज कम इनटू द कस्टडी ऑफ द फर्म, मतलब मनी या प्रॉपर्टी फर्म के कस्टडी में आया और फिर उसको मिस अप्लाई किया, तो अगेन मैं बोलूंगा इसके लिए लायबल कौन होने वाला है, फर्म इसके लिए लायबल होने वाला है इन दोनों केसेस के अंदर। अगला देखो क्या सर, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। सर पार्टनर की जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होती है टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म। मतलब कोई भी पार्टनर अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ भी करता है, तो इसके लिए सारे पार्टनर्स की जिम्मेदारी होने वाली है क्या? यस सर होने वाली है। अगला लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर। अब ये रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर का मतलब क्या होता है सर, जब भी कोई पार्टनर कुछ गलत काम करता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, तो बाकी पार्टनर्स भी उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होने वाले। ध्यान रखना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कुछ गलत काम करता है तो लायबल होंगे सर, आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तो बाकी पार्टनर्स लायबल होते हैं क्या? नहीं सर, लायबल नहीं होते है, ठीक है। ऑलराइट सर, अब हम लोग बात करेंगे अगला, जो बात करता है राइट्स ऑफ अ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर के बारे में बात करेंगे। इनका कहना है कि सर जैसे हमारी बाकी प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी प्रकार से पार्टनरशिप अंदर के पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो मेरा हिस्सा है ना, मान लो मेरा अल्टीमेट सीए के अंदर 20% का हिस्सा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस 20% में से 15% है ना, मैं अपने वाइफ को ट्रांसफर कर सकता हूं क्या? बिंदास बिंदास कर सकता हूं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक बात ध्यान रखना, मेरी वाइफ यहां पर क्या मानी जाएंगी, मेरी वाइफ यहां पर ट्रांसफरी माना जाता है। क्या मानी जाती है बोलो बच्चों? ट्रांसफरी माना जाएंगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल मानी जाएंगी। समझ में आ रहा है आपको बातें? अगर मेरे वाइफ कोई पार्टनरशिप फर्म के अंदर आती है, यहां पर पार्टनर है और वो अपना हिस्सा मुझे ट्रांसफर करती है, तो मैं क्या माना जाऊंगा यहां पर? मैं माना जाऊंगा अगेन ट्रांसफरी माना जाऊंगा। क्या माना जाऊंगा बोलो? ट्रांसफरी माना जाऊंगा। अब इस ट्रांसफरी को मतलब कि मेरे वाइफ के पास क्या राइट है, तो देखो जब तक अल्टीमेट सीए चल रहा है, मतलब कंटिन्यूअंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या क्या राइट है यहां पर वाइफ के पास कि वो देखो नॉट एंटाइटल टू, मतलब वो इंटरफेयर नहीं कर सकती हमारे फर्म में, वो हमारे फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मांग सकती और वो इंस्पेक्ट भी नहीं कर सकती बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसे चुपचाप क्या करना पड़ेगा, चुपचाप तो बड़ा मुश्किल है वाइफ के द्वारा, पर फिर भी उसे चुपचाप यहां पर प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चैलेंज नहीं कर सकती कि मुझे तो लग रहा है कम प्रॉफिट दे रहे हो करके, ऐसा नहीं बोल सकती वो। इधर यहां पर देखो क्या, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, लेकिन अल्टीमेट सीए अगर बंद हो जाता है, डिसॉल्व हो
हो जाता है या मैं अगर रिटायर हो जाता हूं, तो ऐसे केस के अंदर जो मेरी वाइफ है ना, वो क्या मांगेंगी, हिस्सा मांगेंगी एसेट्स के अंदर, और इस हिस्से को कैलकुलेट करने के लिए क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी मांग सकती है क्या? बिंदास बिंदास मांग सकती है सर, ऐसा यहां पर बोला गया है। ठीक है, ऑलराइट सर। अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। होप सो आप सभी लोगों की रिवीजन एकदम क्विक हो रही हो, किसी को बहुत फास्ट तो नहीं लग रहा ना? नहीं लग भी रहा तो अपन कुछ कर नहीं सकते बच्चों, क्योंकि ये तो क्या है, एग्जाम के एक दिन पहले चल रहा है, तो कुछ किया जा सकता है क्या? जैसे मैंने पहले बोला, कुछ नहीं किया जा सकता भैया, अपने को ये स्पीड रखना ही पड़ेगा। यहां पर समझ में आ रहा है आपको बातें? ठीक है ना, ऑलराइट सर। चलिए आइए अगला देखो यहां पर क्या, राइट्स ऑफ अ माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल से छोटा है, मतलब कि वो माइनर है, तो ऐसे केस के अंदर वो व्यक्ति को हम लोग पार्टनर नहीं बना सकते, हम लोग उसको बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐड करते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अगर आप किसी माइनर को ऐड करते हो, जैसे मैंने आपको बोला था भव्य को हमने क्या किया था, ऐड किया था। भव्य मतलब कौन? भव्य सूचक यानी कि छोटा तेजस, ठीक है ना? तो ऐसे केस के अंदर छोटा तेजस सर को हमने क्या किया, यहां पर एडमिट किया पार्टनरशिप फर्म के अंदर, अल्टीमेट सीए के अंदर। तो भव्य के पास क्या क्या राइट है? भव्य अपने एग्रीड शेयर को हमसे मांग सकता है। हमने भव्य को कहा था हम तुझे 10% प्रॉफिट देंगे, भव्य हमसे मांग सकता है। दूसरा, भव्य CIA कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट से लेने की कॉपी, इंस्पेक्ट और एक्सेस कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। भव्य हमारे ऊपर केस कर सकता है, भव्य तेजस सर के ऊपर केस कर सकता है और बोल सकता है लाओ मुझे मेरा प्रॉफिट लाओ। लेकिन भव्य केस केवल और केवल तभी करेगा बच्चों, जब वो क्या करना चाहता है, जब वो फर्म से अलग होना चाहता है, फर्म से सीवियर होना चाहता है। इसके अलावा भव्य के पास राइट है कि जब से वो मेजर होता है, वहां से 6 महीनों के अंदर उसको डिसाइड करना होता है कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। अगर वो पार्टनर बनना चाहता है तो जो प्रॉफिट उसको पहले मिल रहा था, वो सेम प्रॉफिट उसको बाद में भी मिलने वाला है क्या? यस सर, वो सेम प्रॉफिट उसको बाद में भी मिलने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता तो उसको इस बात से लेके पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा क्या? हाँ सर, यहां पर पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। ऑलराइट सर, अगला देखो क्या, अब हम लोग बात करेंगे लाइबिलिटीज ऑफ माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी हम लोगों ने देखा यहां पर राइट्स ऑफ अ माइनर के बारे में, यानी कि भव्य के राइट्स के बारे में देखा। अब मैं आपको किसके बारे में पढ़ा रहा हूं बोलो बच्चों? अब मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं किसके बारे में? लाइबिलिटीज के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। किसके बारे में पढ़ा रहा हूं बोलो बच्चों? लाइबिलिटीज के बारे में पढ़ा रहा हूं। तो लाइबिलिटीज क्या कहता है ये? अब देखो, लाइबिलिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, मतलब भव्य अभी 18 साल से कम का है, और भव्य अगर 18 साल का हो जाता है, इसे बोला जाता है आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। तो मुझे एक बात बताओ, बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी के अंदर क्या होगा? बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी की अगर मैं बात करूं ना, तो इस केस के अंदर क्या होगा? इस केस के अंदर भव्य के पास क्या क्या राइट है? तो भव्य अपने प्रॉफिट एंड शेयर्स को, जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जैसे अपने केस में 10% है, क्या वो हमसे मांग सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल मांग सकता है। भव्य की कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होंगी फर्म के डेट्स को लेके, केवल और केवल भव्य की जितने भी यहां पर प्रॉफिट है उतनी ही जिम्मेवार यहां पर होने वाली है। तीसरा पॉइंट बोल के रखा है, भव्य कभी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकता है क्या? कभी डिक्लेयर नहीं हो सकता सर। माना फर्म भी अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई तो भव्य को उसका अपना परसेंटेज मिल जाएगा क्या? 100% मिल जाएगा सर। इसके अलावा अब देखो, अब हमारी मेन पॉइंट यहां पर चालू होने जा रहा है इस चीज का, यानी कि आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी क्या होगा। अब अगर भव्य 18 साल का हो जाता है तो अब उसकी क्या क्या लाइबिलिटी आएंगी? तो सबसे पहला बोल के रखा है 6 महीनों के अंदर, ये जब से उसको पता चला है कि वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है या बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, विच एवर इज लेटर, वहां से उसको डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? वहां से उसको डिसाइड करना है कि वो फर्म का होना चाहता है या वो फर्म का नहीं होना चाहता, मतलब वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। अब अगर वो अब मान लो अगर वो पार्टनर बनना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनना चाहता है तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। अब ये जो पब्लिक नोटिस है ना बच्चों, समझना बात को, ये जो पब्लिक नोटिस है ना, ये पब्लिक नोटिस अगर वो नहीं देता है, पब्लिक नोटिस देने से अगर वो फेल हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा? पार्टनर बन जाएगा। अरे भाई साहब, मतलब आपका कहना है सर जैसे 18 साल का हुआ, वहां से 6 महीने या जब से उसको पता चला है कि वो पार्टनर, विच एवर इज लेटर, उसको क्या देना है? यहाँ पर पब्लिक नोटिस देना है कि वो पार्टनर क्या, वो सॉरी, उसको डिसीजन लेना है कि वो पार्टनर बनना चाहता है नहीं बनना चाहता। बनना चाहता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनना चाहता है तो पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। और पब्लिक नोटिस अगर वो देने से फेल हो गया तो उस केस के अंदर वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है? पार्टनर बन जाता है। अरे खतरनाक, वो क्या बन जाता है? पार्टनर बन जाता है। अब देखो क्या, अब मान लो अगर भव्य पार्टनर बन रहा है, 2 रीजन से बन सकता है। उसको
खुद को बनना है या वो पब्लिक नोटिस देने से फेल हो गया, तो ऐसे केस में उसका जो हिस्सा होगा पहली बात वो पर्सनली लायबल होगा। कब से? जब से वो बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में ऐड हुआ, मतलब भव्य 2 साल का था ना, तब वो बेटा पार्टनरशिप फॉर्म में ऐड हुआ था। तो मैं बोलूंगा यहां पर आपके साथ कि जब से वो एडमिट हुआ है, मतलब 2 साल का जो भी ईयर होगा, मान लो 2022 रहा होगा, तो 2022 से वो उसकी लाइबिलिटी आना चालू हो जाएंगी। क्या? बिल्कुल बिल्कुल आना चालू हो जाएंगी। और दूसरा, उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा है 10%, वो सेम बाद में भी रहने वाला है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल रहने वाला है। लेकिन अगर वो इलेक्ट करता है कि ना 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 मुझे पार्टनर नहीं बनना, तो ऐसे केस के अंदर उसके राइट और लाइबिलिटी चलते हैं पब्लिक नोटिस तक। दूसरा, उसका शेयर वो लायबल नहीं होगा कोई भी एक्ट्स आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस, मतलब फर्म के अगर कोई भी एक्ट होता है पब्लिक नोटिस के बाद के, तो उसके लिए भव्य का शेयर लायबल नहीं होता। और तीसरा, एंटाइटल्ड टू स्यू द पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब वो क्या कर सकता है, जितना भी उसका शेयर है ना, वो उसके लिए पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकता है। ये तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था कि वो सीवियर अगर फर्म से करना चाहता है तो वो तब केस कर सकता है। तो देखो फर्म से वो अलग हो रहा है, तो इस केस के अंदर क्या वो केस कर पाएगा? क्या? सॉरी, 100% वो यहां पर केस को कर पाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? बोलो बच्चों, 100% वो यहां पर केस को कर पाएगा। क्या आपको ये बातें समझ आ रही है? फटाफट फटाफट जल्दी से बोलेंगे क्या ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? चलिए सर अगला देखेंगे। आ जाओ। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर के बारे में। सर आउटगोइंग पार्टनर का मतलब होता है जो फर्म को छोड़ के जा रहा है ना, उसे आउटगोइंग पार्टनर कहा जाता है। जैसे मान लो अल्टीमेट सीए के अंदर हम 6 पार्टनर्स हैं, मैं अल्टीमेट सीए को छोड़ के जा रहा हूं, तो मैं क्या बोला जाऊंगा? मैं आउटगोइंग पार्टनर बोला जाऊंगा। क्या बोला जाऊंगा? बोलो बच्चों, आउटगोइंग पार्टनर बोला जाऊंगा। अब देखो क्या सर, आउटगोइंग पार्टनर क्या कंपीटिंग बिजनेस को चला सकता है? क्या बिंदास चला सकता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अल्टीमेट सीए छोड़ने के बाद मैं क्या लॉ पढ़ा सकता हूं? फाउंडेशन का पढ़ा सकता हूं। क्या मैं इंटर का लॉ पढ़ा सकता हूं? पढ़ा सकता हूं। क्या मैं इंटर का ऑडिट पढ़ा सकता हूं? पढ़ा सकता हूं। लेकिन ध्यान रखना, मैं फर्म के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरा, मैं ऐसा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता जैसे मैं फर्म के बिजनेस को चला रहा हूं करके, या ना ही मैं अल्टीमेट सीए के कस्टमर्स को सॉलिसिट कर सकता हूं। सर इस बात का ध्यान रखना, अगर मैंने ये कुछ भी किया ना, तो मुझे प्रॉफिट देना पड़ेगा किसको? अल्टीमेट सीए को। और इसके अलावा एक और बात बता दूं आपको, यहां पर राइट टू सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका कहना है, मान लो ये एक टाइमलाइन है बच्चों, अब यहां पर है ना, पार्टनर ने कैपिटल लाया था 10 लाख रुपए, यहां पर पार्टनर रिटायर हो रहा है, यहां तक का उसका प्रॉफिट कितना है? यहां तक का उसका प्रॉफिट है 30 लाख रुपए। मतलब पार्टनर जब छोड़ रहा है ना, तो उसको कितना मिलना चाहिए? 40 लाख रुपए मिलना चाहिए। पर पार्टनर जब से छोड़ा है ना, वहां से 6 महीने तक जो फर्म के बाकी पार्टनर्स है ना, वो ये 40 लाख रुपए नहीं देते हैं, मतलब कि सेटलमेंट नहीं करते हैं। या मान लो यहां पर फर्म की डेथ हो गई थी, तो डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 6 महीने के बाद 40 लाख रुपए देते हैं, यानी कि सेटलमेंट करते हैं। तो लॉ कहता है अब जो पार्टनर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसके पास राइट है, एक तो वो इस समय का प्रॉफिट क्लेम कर सकता है, प्रॉफिट का उसका जितना भी परसेंटेज है, या वो जितना भी अमाउंट ड्यू है, जैसे कि 40 लाख रुपए, इसके ऊपर वो 6% पर एनम का, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 12 का क्या इंटरेस्ट क्लेम कर पाएगा? क्या? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, वो यहां पर इंटरेस्ट को क्लेम कर सकता है। क्या कर सकता है? बोलो बच्चों, देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट को क्लेम कर सकता है, ये 6% पर एनम का इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, यहां पर कर सकता है, ऐसा ये लोग यहां पर बोल रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट सर। अब हम लोग बात करेंगे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टनर गोइंग आउट। सबसे पहले बात करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब होता है पार्टनर जिंदा है, वो खुद के मर्जी से पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ के जाना चाहता है, उसे हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहते हैं। तो पार्टनर एक तो सारे पार्टनर्स के कंसेंट से रिटायर हो सकता है, या एज पर द डीड, मतलब कि जो पहले से एग्रीमेंट बना है उसके तहत रिटायर हो सकता है, या अगर पार्टनरशिप एट विल है बच्चों, तो नोटिस देकर बाकी सारे पार्टनर्स को नोटिस, ऑल अदर पार्टनर्स को नोटिस देकर भी क्या वो रिटायर हो सकता है? क्या? बिल्कुल बिल्कुल रिटायर हो सकता है। इसके अलावा देखो, डिस्चार्ज ऑफ रिटायरिंग पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज रिटायरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ यहां पर? इसका मतलब यहां पर हुआ कि मान लो मैं अगर आज रिटायर हो रहा हूं अल्टीमेट सीए से, आज मैं रिटायर हो रहा हूं यहां पर सितंबर में, ठीक है ना, एग्जांपल के लिए आज की तारीख अपन मानते 1 सितंबर, ताकि क्या कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो मैं 1 सितंबर को रिटायर हो रहा हूं,
तो 1 सितंबर के पहले के जितने भी एक्ट्स है क्या मैं उसके लिए लायबल रहूंगा क्या? हाँ सर लायबल रहूंगा। बट इनका कहना है कि आईजी सर 1 सितंबर के पहले के एक्ट्स के लिए भी डिस्चार्ज हो जाएंगे अगर आईजी सर एग्रीमेंट करते हैं क्रेडिटर्स मतलब कि आउटसाइडर्स के साथ, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है मतलब कि बाकी 5 पार्टनर्स के साथ और आईजी सर, मतलब इन लोगों के बीच में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है ना, तो आईजी सर पुराने एक्ट्स के लिए लायबल होते हैं क्या? नहीं सर नहीं होंगे। क्या मैं फ्यूचर एक्ट्स के लिए लायबल होऊंगा? कि वो तो वैसे ही नहीं होने वाला, पर पास्ट एक्ट से भी मेरी लाइबिलिटी हट सकती है अगर मैं ट्राई पार्टी एग्रीमेंट को कर लेता हूं। पर एक बात ध्यान रखना, मैं जिम्मेवार कब तक रहूंगा? जब तक मैं पब्लिक नोटिस नहीं दे देता। तो अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस क्या मेरी जिम्मेदारी रहेंगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी यहां पर रहने वाली है। इस बात का आप यहां पर ध्यान रखेंगे। क्या कहा मैंने? बोलो। बिल्कुल बिल्कुल मेरी यहां पर जिम्मेदारी रहने वाली है। इस बात का आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है ना? चलिए सर अगला देखो क्या नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं आपके साथ डेथ ऑफ अ पार्टनर, सर अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो जिस दिन उसकी डेथ हुई है बच्चों उस दिन से वो रिटायर हो जाता है। जिस दिन उसकी डेथ हुई है उसके बाद के फर्म के किसी भी एक्ट के लिए उस एस्टेट पार्टनर की जिम्मेवारी नहीं होती। और यहां पर भगवान ने नोटिस दे दिया है तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। एक्सपल्शन का मतलब होता है धक्के मार के निकालना किसी पार्टनर को। आप क्या धक्के मार के निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। 3 चीजें होनी चाहिए सर। कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करना चाहिए धक्के मार के निकालने को, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स धक्के मार के निकालना चाहिए और गुड फेथ में होना चाहिए। पर गुड फेथ है या नहीं है इसके लिए और 3 चीजें होती है यहां पर कि फर्म के हित में होना चाहिए। आप जिस पार्टनर को निकाल रहे हो उसको आपने नोटिस देना है और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी होना चाहिए, तब जाके आप निकाल पाओगे। और अदरवाइज अगर आपने निकाला तो वो एक्सपल्शन वैलिड माना जाता है क्या? नहीं सर वो एक्सपल्शन यहां पर वैलिड नहीं माना जाता। अब मैं इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर के बारे में बात करूंगा। जब द मोमेंट इंसॉल्वेंट होता है कोई भी पार्टनर उस समय से वो सीज हो जाता है बच्चों ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। मतलब कोर्ट जैसे ही ऑर्डर पास करता है एक पार्टनर के इंसॉल्वेंसी को लेके, तो वो पार्टनर उस समय से क्या हो जाता है? वो पार्टनर उस समय से पार्टनर नहीं रहता पार्टनरशिप फर्म के अंदर। वाजिबा क्या बात की है। फिर इसके बाद देखो सर फर्म भी जनरली डिसॉल्व हो जाती है पर डीड अदरवाइज भी कह सकता है कि फर्म डिसॉल्व नहीं होंगी। अब मुझे एक बात बताइए, जो पार्टनर क्या इंसॉल्वेंट हुआ है क्या उसका एस्टेट लायबल होगा क्या फॉर अदर एक्ट्स ऑफ द फर्म? या मतलब इसका क्या कहना है, मान लो जैसे फर्म यहां पर इंसॉल्वेंट हुआ तो यहां पर जो भी फर्म के एक्ट है क्या ये इंसॉल्वेंट पार्टनर का एस्टेट या उसका शेयर लायबल होगा क्या? नहीं सर लायबल नहीं होगा आफ्टर द डेट ऑफ एडजुडिकेशन। सर कोई भी पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। और मुझे एक बात बताइए, फर्म भी एक इंसॉल्वेंट पार्टनर के एक्ट से लायबल नहीं होता है एक बार अगर उसके खिलाफ ऑर्डर पास हो गया हो तो। इसके साथ साथ अब हम लोग बात करेंगे पार्टनर्स कमिंग इन। कमिंग इन का मतलब क्या होता है? ये बात कर रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में। तो किसी भी पर्सन को आप पार्टनर के तौर पर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी कि सारे पार्टनर्स का कंसेंट लगेगा तब जाके आप पार्टनर को एडमिट कर पाएंगे। सर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के लिए एडमिटेड पार्टनर्स लायबल होते हैं क्या फॉर? मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई पार्टनर आज एडमिट हो रहा है 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर के पहले के एक्ट्स के लिए वो लायबल होते हैं क्या? नहीं सर नहीं होते हैं। फ्यूचर एक्ट्स के लिए लायबल होंगे क्या? हाँ सर होंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मान लो मैं अल्टीमेट सीए में आज 1 सितंबर को ज्वाइन कर रहा हूं और मैं लायबल होना चाहता हूं पुराने एक्ट्स के लिए, तो मैं हो सकता हूं अगर मैं क्रेडिटर और मेरे जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अगर एग्री करें, मतलब ट्राई कॉन्ट्रैक्ट बने। क्या बने बोलो बच्चों? ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बने, तो उस केस के अंदर ये वैलिड हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। ऑलराइट सर अगला इनका कहना है कि अगर आखिरी वाले केस में अगर फर्म ने कोई गारंटी दिया है और फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है तो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए फर्म की गारंटी रिवोक हो जाती है, बट पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए क्या फर्म की गारंटी कंटिन्यू होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल फर्म की गारंटी यहां पर कंटिन्यू होती है। ठीक है ऑलराइट सर। तो यहां पर आपका क्या कंप्लीट होता है बच्चों? यहां पर आपका यूनिट नंबर 2 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी हो जाता है पूरा पूरा फिनिश। लेंगे 2 मिनट का ब्रेक एंड देन फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे यूनिट नंबर 3 से हम लोग यहां पर कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए सर फटाफट फटाफट 2 मिनट का पानी ब्रेक ले लीजिए एंड देन फिर हम लोग करेंगे यहां पर यूनिट नंबर 3 से।
मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ लोग है ना चैट के अंदर यार जबरदस्ती फालतू है ना आप अकाउंट्स को डिस्कस कर रहे हो। देखो इसके कारण है ना आप ही का मूड खराब होने वाला है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। बाकी बच्चे तो ध्यान ही मत दो उस चीज के ऊपर। अब जिनको जो करना है वो करते रहे यार। अब मैं कितने बार आपको समझाऊं कि ये चीज अब ये सब चीजें आपको नहीं करना है करके, ठीक है ना। यहाँ मैं बेटा ऐसी तैसी करा रहा हूँ अपने गले की, और मैं आप लोगों के लिए बढ़िया रिविजन कंडक्ट कर रहा हूँ एकदम एकदम इफेक्टिव तरीके से। बट तुम लोग मान ही नहीं रहे हो। मैं क्या बताऊँ यार अब आपको, सही में ना क्या बोलना। हाँ निशान बग्गा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यस चलो आ जाओ। दोनों चैनल्स के ऊपर एकदम बढ़िया से चल रहा है। डिनर कब होगा बेटा, ऑनलाइन देख रहे हो डिनर कर लो, आपको बहुत ज्यादा भूख लग गई है तो। बाकी मैंने आपको शुरुआत में ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको चार्ट बुक का कैसे एक्सेस मिलने वाला है। फिर मैंने आपको ये भी बता चुका हूं कि आपको डिनर कब मिलेगा, तो एलएलपी होने के बाद मिलेगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना, जब एलएलपी कंप्लीट होगा। मेरे हिसाब से एलएलपी अप्रोक्सीमेट 9:45 के आसपास आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो उसके पास आसपास आपको डिनर ब्रेक मिलेगा। चलिए दोस्तों अब मैं यहां पर चालू कर रहा हूं रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, यानी कि अपने यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड मैं यहां पर बातचीत करूंगा, ठीक है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ दोस्तों। अब ध्यान देना, सर क्या हम लोग फर्म को रजिस्टर करना कंपलसरी होता है क्या? नहीं सर नहीं होता। लेकिन अगर मैं अपने फर्म को रजिस्टर करवाना चाहता हूं तो मैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को क्या भेजूंगा, स्टेटमेंट भेजूंगा। और उस स्टेटमेंट के अंदर मैं कुछ डिटेल्स भेजूंगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को। कैसी कैसी डिटेल, जो मेरे पार्टनरशिप डीड के अंदर भी होती थी कि फर्म का नाम क्या है, पार्टनर कौन से बिजनेस को कैरी ऑन करता है, पार्टनर का नाम और एड्रेस क्या है, इसके अलावा प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, कौन से दिन पार्टनर जुड़ा है और कितने समय के लिए पार्टनरशिप फर्म है, ये सारी बातें उसके अंदर लिखा करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और उस स्टेटमेंट को भेज देना पड़ता है मुझे आरओएफ के पास। आरओएफ उस चीज को अप्रूव कर डालता है, और अप्रूव करने के बाद क्या कर देता है बोलो ना, अप्रूव करने के बाद बेटा मैं यहां पर फर्म को रजिस्टर कर देता हूं। बट फर्म के नाम के अंदर एम्प्रेस, एम्परर, क्राउन, एम्पेरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, ये सब शब्दों का प्रयोग मुझे करना है क्या नहीं करना है? और अगर मैं करना भी चाहता हूं तो मुझे स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है बोलो जल्दी से, मुझे स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन यहां पर लेना पड़ता है, ठीक है। ऑलराइट सर, अब मैं आगे बात करूंगा नेक्स्ट वाले पॉइंट को लेके। सर अब हम लोग चलेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर रहे हो, समझना, अगर फर्म को मैंने, वैसे तो इनका कहना है कि फर्म को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है, बट अगर मैं फर्म को रजिस्टर नहीं करता हूं तो ऐसे केस के अंदर कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जैसे सबसे पहला अगर मैं बात करूं ना, नो, देखो क्या बोला है, नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय अ फर्म और अदर को पार्टनर अगेंस्ट थर्ड पार्टी। इसका मतलब क्या होता है कि सर सिविल कोर्ट के अंदर, ध्यान रखना सिविल कोर्ट में बात कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट पार्टनर या फर्म नहीं जा सकती। मान लो जैसे अल्टीमेट सी एक अनरजिस्टर्ड फर्म है और अगर आपके खिलाफ मुझे केस करना है तो मैं कर पाऊंगा क्या? नहीं सर नहीं कर पाऊंगा सिविल कोर्ट के अंदर। बट एक क्रक्स मैं आपको बता दूं, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर क्या मैं केस कर पाऊंगा क्या? हाँ सर कर पाऊंगा। सिविल कोर्ट के अंदर यहां पर मना करके रखा है, पहला पॉइंट। दूसरा, सर अगर सेट ऑफ करना है 100 रुपए के ऊपर के अमाउंट का मैं नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपसे 500 रुपए की उधारी लेके रखा और मैंने आपको 1000 रुपए की उधारी दिया हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस 500 जो मैंने लिया उसको सेट ऑफ करके मैं आपसे 500 रुपए नेट में मांग लूंगा। इसे सेट ऑफ बोला जाता है। तो लॉ का कहना है कि लॉ का कहना है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म है ना, 100 रुपए के ऊपर के अमाउंट का सेट ऑफ कर सकता है क्या? नहीं सर नहीं कर सकता। तीसरा देखो क्या, एग्री पार्टी कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर। इसका मतलब क्या होता है कि एक पार्टनर, अगर एक फर्म अनरजिस्टर्ड है तो एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट क्या यहां पर केस वेस कर सकता है क्या? नहीं सर नहीं कर सकता। हाँ लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है या वो व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है तो ऐसे केस के अंदर फिर वो अकाउंट्स और रियलाइजेशन ऑफ हिज शेयर के लिए क्या वो केस कर पाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर पाएगा। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट कहता है कि थर्ड पार्टी तो बिंदास केस कर सकता है, भली फर्म यहां पर अनरजिस्टर्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि एक फर्म अनरजिस्टर्ड है फिर भी ये सारे राइट्स है ना ये अफेक्ट नहीं होते हैं, मतलब ये सारी राइट्स एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। सबसे पहला क्या, अगर सेट ऑफ का अमाउंट 100 रुपए के नीचे आप कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट जाना है तो आप केस यहां पर कर सकते हो। तीसरा, सर
जो पार्टनर है ना वो डिसॉल्व करना चाहते हैं फर्म को, या वो अकाउंट्स मांगना चाहते हैं डिसॉल्व फर्म के, या रियल फॉर एसर्टेनिंग देयर रियलाइजेशन ऑफ शेयर, मतलब कि उनको जो शेयर मिल रहा है वो बराबर से कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ है उसको देखने के लिए, तो वो बिंदास कर सकते हैं। सर थर्ड पार्टी भी फर्म के ऊपर केस कर सकती है, और जो ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर होता है किसी भी पार्टनर का, वो भी फर्म के ऊपर केस करके क्या उसका शेयर या पार्टनर का शेयर मांग सकता है, क्या बिंदास बिंदास मांग सकता है। अब मैं आपके साथ बात करूंगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और पार्टनरशिप के बारे में। इसको आपको पता है, आप अकाउंट्स में रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो पार्टनरशिप के अंदर, ये चीज आपको बताऊंगा। आपने 11वीं 12वीं के अकाउंट्स में भी ये चीज सीखी होंगी। तो देखो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, फर्म को पूरी तरीके से बंद कर देना, यानी कि फर्म के असेट्स को बेच के लायबिलिटीज को पे करना, इसे बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। और सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है या पुराना पार्टनर जाता है या कोई पार्टनर की डेथ होती है या कोई पार्टनर इंसेन होता है, तो उस सिचुएशन के अंदर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। इसका मतलब फर्म बंद नहीं होती, बस जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है ना, बस जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है ना वो चेंज होती है। क्या होती है बोलो बच्चों, वो चेंज होती है, ऐसा इसे बोला गया है। तो देखो जब फर्म डिसॉल्व होती है तो फर्म डिसकंटिन्यू हो जाती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस अफेक्ट नहीं होता, बस यहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसलिए यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है और यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, क्योंकि वहां पर वाइंडिंग अप हो रहा है। सर फर्म को डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट का ऑर्डर भी आ सकता है, बट पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट ऑर्डर करेगा क्या, नहीं सर नहीं करेगा। सर मुझे पता फर्म डिसॉल्व होती है तो बाय डिफॉल्ट पार्टनरशिप भी डिसॉल्व होता है, पर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो क्या फर्म डिसॉल्व होता है क्या, नहीं सर नहीं होता है। इसके अलावा सर यहां पर फाइनल क्लोजर होता है और यहां पर फाइनल क्लोजर होता है क्या, नहीं सर यहां पर फाइनल क्लोजर नहीं होता, ऐसा यहां पर बोर्ड रखा है। ठीक है ऑलराइट सर। अगला देखो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन के बारे में बात करूंगा। सर इसके अंदर सबसे पहला आता है वॉलेंटरी डिसोल्यूशन। वॉलेंटरी डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि मैं पार्टनर हूं और मेरी इच्छा हो रही है फर्म को बंद करने की तो मैं बंद कर दूंगा। सबसे पहला डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अगर पार्टनर्स ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है जिसके तहत अगर वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो बिंदास कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो इश्यूज ऑन दैट। सेकंड कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कुछ ऐसे केसेस है जहां पर फर्म को कंपल्सरीली डिसॉल्व करते हैं, जैसे सबसे पहले ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, फर्म में 4 पार्टनर थे, चारों इंसॉल्व, 4 भाई चारों तबाही, तबाही मतलब पूरे इंसॉल्वेंट हो गए। इसके अलावा देखो क्या फिर बोल के रखा है, बाय हैपनिंग ऑफ इवेंट जिसके कारण पार्टनरशिप का बिजनेस अनलॉफुल हुआ। जैसे पार्टनरशिप फर्म अजीनोमोटो का काम करती थी, अजीनोमोटो को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, मैं बोलूंगा पार्टनरशिप को बंद करो। पर फर्म के 2 काम थे, एक अजीनोमोटो दूसरा पेपर प्लेट। अजीनोमोटो को बैन किया तो क्या पेपर प्लेट का काम चला सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल चला सकते हो। अब सी पॉइंट देखो यहां पर क्या, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन कंटीजेंसी। जैसे मान लो पार्टनरशिप को एक फिक्स टर्म के लिए, जैसे 2 साल के लिए, और 2 साल अगर खत्म हो जाते हैं तो पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा क्या, हाँ सर बंद करना पड़ेगा। दूसरा फिर देखो बाय डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो मैं अगेन बोलूंगा पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा। या अगर पार्टनर एडजुडिकेट यानी कि कोर्ट ऑर्डर देता है कि पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका है तो उस केस के अंदर भी पार्टनरशिप फर्म को आपको बंद करना पड़ेगा। सर एक और चीज आती है सबसे आखिरी, पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है ये आपकी चॉइस है, आप कब पार्टनरशिप फर्म को बंद करना चाहते हो। तो अगर मैं पार्टनरशिप एट विल में हूं और मैं चाहता हूं कि मैं पार्टनरशिप फर्म को बंद करूं तो उस केस के अंदर मुझे नोटिस देना पड़ेगा सारे पार्टनर्स को। तो मैं सारे पार्टनर्स को यहां पर नोटिस देता हूं कि मैं पार्टनरशिप फर्म को बंद करना चाहता हूं। अब देखो मैंने अगर नोटिस के अंदर तारीख डाल के रखा हूं, क्या डाल के रखा हूं बोलो, तारीख डाल के रखा हूं कि किस दिन से मैं पार्टनरशिप फर्म को बंद करने वाला हूं। जैसे मैंने नोटिस में डाल दिया कि 25 सितंबर से मैं बंद करूंगा तो 25 सितंबर, या मान लो मैंने कोई भी तारीख नहीं डाला तो जिस दिन मैं नोटिस दे रहा हूं जैसे 16 सितंबर, तो 16 सितंबर से क्या हो जाएंगी पार्टनरशिप फर्म यहां पर डिसॉल्व हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बोलो बच्चों, पार्टनरशिप फर्म यहां पर डिसॉल्व हो जाएंगी। क्या आपको ये बातें एकदम क्लियर है क्या, सभी लोग जल्दी से बता देंगे मुझे क्या ये बातें आपको क्लियर है क्या। ऑलराइट सर। अब देखो क्या, अब मैं बात करूंगा डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बोलो बच्चों, है ना, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस जो पीडीएफ का एक्सेस है यह सभी लोगों को अल्टीमेट सीए 2.0 हमारे नए ऐप के ऊपर एक्सेस दिया है। कृपया करके इस वीडियो को शुरुआत से देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को शुरुआत से देखने का मतलब होता है ये जो लाइव इवेंट चल रहा है ना
एकदम इसको शुरुआत से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले 10 मिनट में मैंने उस चीज को एक्सप्लेन किया हो, बाकी अब मेरे पास टाइम नहीं आपको फिर से दोबारा उस चीज को बताने का। ठीक है, आ जाओ। अब देखो अगला, अब मैं बात करूंगा डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा, बोलो जल्दी से। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इनका कहना है कि अगर कोई पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म के अंदर का पूरा इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देता है किसी बाहर वाले पर्सन को, तो इस सिचुएशन के अंदर कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि भैया इस पार्टनरशिप फर्म को क्या करो, बंद करो। जैसे देखो, होल इंटरेस्ट को अगर ये ट्रांसफर कर देता है किसी थर्ड पार्टी को, या कोर्ट को अलाउ करता है कि मेरे शेयर को बेच दे क्योंकि मैंने कुछ अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब मैंने कोई टैक्सेस पे नहीं किया हो, तो कोर्ट मेरे जमीन को, कोर्ट मेरे इस चीज को क्या कर रहा है, बोलो ना सर, कोर्ट यहां पर इस चीज को बेच दे रहा है, तो उस केस के अंदर मैं क्या बोलूंगा, सर यहां पर पार्टनरशिप फर्म को आप डिसॉल्व कर सकते हो, क्या बिंदास बिंदास कर सकते हो। दूसरा, मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट का मतलब होता है कि पार्टनर यहां पर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब पार्टनर कुछ फ्रॉड करता है, कुछ खराब हरकतें करता है इसके अंदर, तो इस केस में कोर्ट बोलेगा पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करो। तीसरा देखो, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स। इसका मतलब होता है नॉर्मल ग्राउंड जिसके ऊपर कोर्ट बंद करवा सकता है, जैसे कि डेडलॉक इन मैनेजमेंट हो गया। मान लो 4 पार्टनर्स है, 2 लोग हाँ बोलते, 2 लोग ना बोलते, 2 लोगों ने अपनी टीम बना ली है, तो इसे डेडलॉक इन मैनेजमेंट बोला जाता है। या पार्टनर्स आपस में बातें नहीं करते, या पार्टनर्स का एक दूसरे के ऊपर का ट्रस्ट खत्म हो गया, या ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर गैम्बलिंग कर रहे हैं, या कंटिन्यूअस पार्टनरशिप फर्म लॉसेज में चल रही है और आगे प्रॉफिट में आने का कोई चांस नहीं दिख रहा है, तो मैं कहूंगा पार्टनरशिप फर्म को कोर्ट यहां पर क्या करवा देगा, बंद करवा देगा। फिर आता है पर्सनल इनकैपेसिटी। सर मुझे एक बात बताइए, अगर कोई भी एक पार्टनर अगर परमानेंटली इनकेपेबल हो जाता है, जैसे ये अलग अलग हेल्थ के कारण हो सकता है, डेथ के कारण हो सकता है, मान लो किसी पार्टनर को पैरालिसिस का अटैक आ गया, तो वो व्यक्ति अब काम नहीं कर पाएगा, तो कोर्ट इस केस के अंदर पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। सर अगर कोई पार्टनर अदर देन स्लीपिंग पार्टनर पागल होता है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, तो मान लो पार्टनर दीवाना हो गया, पार्टनर पागल हो गया, तो इस केस के अंदर मैं बोलूंगा कि सर इस टेम्पररी सिकनेस, देखो सर इस केस के अंदर पार्टनरशिप फर्म बंद करेंगे। पर सर अगर कोई टेम्पररी सिकनेस होगा, मतलब कोई किसी का खराब फेस चल रहा होगा, मान लो किसी पार्टनर का ब्रेकअप हुआ, अब वो पागलों जैसा ही कर रहा है बेटा, पर वो टेम्पररी फेस है, समय है, बीत जाएगा, तो इस सिचुएशन में मैं बोलूंगा कि सर यहां पर क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म बंद होंगी क्या, नहीं सर नहीं होंगी। अब देखो क्या, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, मतलब इनका कहना है कि सर सारे पार्टनर्स ने एग्रीमेंट बना के रखा था, अब कोई पार्टनर है ना कंटिन्यूअसली ब्रीच करते रहता है एग्रीमेंट को जानबूझ के, जो अफेयर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है या मैटर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, तो उस केस के अंदर मैं बोलूंगा पार्टनरशिप फर्म को आपको बंद करना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, एम्बेजलमेंट हो सकता है। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है कैश की हेरा फेरी, या जानबूझ के गलत अकाउंट्स को आप रख रहे हो, या जितनी कैश अलाउड है उससे ज्यादा होल्ड कर रहे हो, या कोई पार्टनर अकाउंट शो करने बोल रहा है तो आप उसको शो ही नहीं कर रहे हो, तो ये ऐसी अलग अलग और फालतू हरकतें हो सकती है जिसके कारण कोर्ट बोलेगा एक काम करो, मैं पार्टनरशिप फर्म को क्या करूंगा, क्लोज करूंगा। क्या करूंगा बोलो जल्दी से, क्लोज करूंगा। क्या आपको इतनी बातें एकदम बढ़िया से क्लियर है क्या, बोलो ना बोलो ना बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको इतनी बातें एकदम बढ़िया से क्लियर है क्या, समझे क्या आप बात को, है ना। चलिए सर यहाँ पर देखो चैट के अंदर अलग ही गुलागुली हो रही है। यहाँ पर देविक कह रहा है प्रीति जैन हाउ आर यू, आपका पेपर कैसा हुआ। प्रीति कह रही है भाई तुम करो पहले, मेरा 4था रिवीजन चल रहा है। भाई साहब प्रीति ने जो ऐसा कैची चलाई है ना देविक पर, सीधा भाई बोल दिया बेटा यहाँ पर, ब्रोजोन्ड है ना, एक ही बार में ब्रोजोन्ड। इतना छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, प्रीति ने बोला भाई देविक को, है ना। आ जाओ अब देखो क्या, अब मैं बात करूंगा, ये अल्टीमेट सीए के चैट पे हो रहा है, मेरे चैनल के चैट पे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मेरे चैनल की चैट अलग चल रही है, उनका वो अपने मस्ती में, उनको वो पुराने पेपर से ही बाहर नहीं आ रहे बेबी, ठीक है। सब दोनों तरफ अलग ही माहौल बन के रखा है। चलिए खैर आइए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। सुनो सुनो सुनो, बाकी गाना आपको कैसा लगा, मेरा गाना मजा आया कि नहीं, एकदम से आप ऐसा नींद भी उड़ गई होंगी आपकी, मजा आ गया, इसी के लिए तो मैं मैराथन देख रहा था सर। अब इसे आप रिंगटोन बना लेना बेटा अलग से कट करके, ठीक है। आइए चलो चलो चलो, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा सुनिए ना, मैंने क्या कहा, प्रीति, वैसे प्रीति तो बेटा, प्रीति तो केवल और केवल सिर्फ कबीर की। देविक तुम्हारा गलत है, तुम कबीर के नाम से आते तो तुम्हारा कुछ चांस बन सकता था, बट अभी तो खेल हो गया तुम्हारे साथ। खैर चलिए आइए, है ना। पहले देविक को अकाउंट्स ने तोड़ा, अब प्रीति ने भी तोड़ा
चलो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा आपके साथ किसके बारे में, अब मैं बात करूंगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन के बारे में। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है सर? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब होता है यहां पर कि डिसोल्यूशन क्या रीजन से हो सकता है, मतलब व्हाट आर द मतलब मैं डिसोल्यूशन करूंगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सबसे पहला देखो, लाइबिलिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ द पार्टनर डन आफ्टर द डिसोल्यूशन। तो देखो क्या इनका कहना है सर, अगर मान लो डिसॉल्व हो चुका है और उसके बाद पार्टनर क्या करते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर एक्टिविटी करते हैं ना, तो उसके लिए पार्टनर्स लायबल रहने वाले हैं क्या? बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी जिनको नहीं पता डिसोल्यूशन के बारे में, उस केस के अंदर मैं बोलूंगा कि सर यहां पर फर्म की लायबिलिटी बनी रहेंगी क्या? बिल्कुल बनी रहेंगी। और मुझे एक बात बताइए सर, ऐसे पार्टनर जिन्होंने पब्लिक नोटिस दे दिया बच्चों, तो वो पार्टनर बाद में लायबल होते हैं क्या? नहीं सर, नहीं होते। दूसरा सर, एक बार पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई, आपका कोर्ट का ऑर्डर आ गया, बट एक्चुअल में असेट्स को बेच के लायबिलिटीज को पे करने टाइम लगेगा, तो आप असेट्स को डिसॉल्व होने के बाद ही बेचोगे, तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे, तो वो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब पार्टनर्स के पास बिल्कुल अधिकार होते हैं कि वो वाइंडिंग अप बराबर से कर सकते हैं क्या? हाँ सर, वो वाइंडिंग अप बराबर से कर सकते हैं, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोला जा रहा है। अब तीसरा देखो, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। इनका कहना है कि डिसोल्यूशन के बाद भी जो पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स है ना, ये कंटिन्यू होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग अप और अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शन। मतलब पुराने फर्म के ट्रांजैक्शन जो खत्म नहीं हुए हैं, या फर्म को अगर वाइंडिंग अप करना है हम लोगों को, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो जल्दी से, हम लोग बोलेंगे कि पार्टनर्स की अथॉरिटी कंटिन्यू हो रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, तो जिस दिन इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर पास हुआ, उसके बाद से वो किसी भी प्रकार के फर्म के एक्ट्स के लिए या वो फर्म के एक्ट्स के लिए जिम्मेवार नहीं होगा, और फर्म भी उसके एक्ट्स के लिए जिम्मेवार होंगी क्या? नहीं सर, नहीं होंगी। इस बात का आपको क्या रखना है बच्चों? आपको ध्यान रखना है। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं यहां पर, अब मैं आपको मोड ऑफ सेटलमेंट के बारे में बता रहा हूं। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मोड ऑफ सेटलमेंट। ये क्या कहता है सुनो, जैसे देखो आप सभी लोग बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, तो उसके अंदर जितना भी शॉर्टफॉल होता है, सबसे पहले तो आप क्या करते हो, कैपिटल से पैसा बुला लेते हो। फिर जो असेट्स को बेच के पैसा आया, उससे आप पहले आउटसाइडर की लाइबिलिटी को पे करते हो, फिर आप अनसिक्योर्ड की लाइबिलिटी को पे करते हो, फिर पार्टनर्स का करंट कैपिटल अकाउंट को आप पे करते हो, और बाद में आप फिक्स कैपिटल अकाउंट को यहां पर पे करते हो। करते हो कि नहीं करते हो सर? हाँ सर, ऐसा ही करते हैं हम लोग। तो बस एग्जैक्टली वही चीज के बारे में इन्होंने लॉ में दे के रखा है कि आपको इस तरीके से करना है कि जो भी असेट्स है ना, पहले आप फर्म के डेट्स को पे करोगे, फिर पार्टनर्स से जो भी रिलेटिवली ड्यू है वो पे करोगे करंट कैपिटल अकाउंट पर, और जो भी रेसिड्यू बचा वो पीएसआर रेशियो में आप यहां पर डिवाइड कर देना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी मान लो सेपरेट प्रॉपर्टी है, तो उसका इस्तेमाल मैं सबसे पहले किसके लिए करूंगा? मेरे सेपरेट प्रॉपर्टी के लिए करूंगा, फिर फर्म के लिए करूंगा। सर मान लो फर्म की प्रॉपर्टी है, तो उसका इस्तेमाल सबसे पहले मैं किसके लिए करूंगा? फर्म की प्रॉपर्टी के लिए करूंगा, एंड देन फिर उसके बाद पार्टनर्स के पर्सनल असेट के लिए करूंगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल करूंगा। क्या आपको इस बातें समझ में आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बनाएंगे मुझे, क्या आपको ये बातें, क्या आपको ये बातें एकदम बढ़िया से समझ में आ गई है क्या? ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर। चलेंगे अब हम लोग, ये नॉट सो इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी है। अब हम लोग चलेंगे किसके ऊपर? अब हम लोग आ जाएंगे एलएलपी के ऊपर। कम ऑन एवरीवन, एलएलपी को रिवाइज करना है हम लोगों को। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, पानी पी लीजिए। मैं एलएलपी को रिवाइज कराऊंगा अगले 15 मिनट में, और फिर मैं आपको दे दूंगा यहां पर ब्रेक, है ना, 10 मिनट का मैं आपको डिनर ब्रेक दूंगा, है ना। जो बच्चे डिनर करना चाहते हैं, आप एक काम कर लो, आप डिनर करने चले जाओ, और उसके बाद आप एलएलपी को बाद में कवर कर लेना 2x के ऊपर। फिर आप थोड़े समय बाद मेरे साथ लाइव जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा आप कर सकते हैं। किसी को बहुत ही भूख लग गई है पर कोई बेयर कर सकता है, तो 15 मिनट रुक जाना। जो हमने टारगेट सोचा है भैया, वो टारगेट अपना अचीव करते हुए अपने को सारी चीजें करना है, ठीक है। ऑलराइट सर, चलो 1 मिनट रुक बस। चलो दोस्तों, अब मैं आपके साथ बात करूंगा यहां पर एलएलपी एक्ट के बारे में। सर एलएलपी एक्ट जो है ना, ये होल ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है।
इसके अंदर 81 सेक्शन और 4 शेड्यूल है सर। इसके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती। 4 शेड्यूल, पहला शेड्यूल म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बात करता है। सेकंड शेड्यूल समझ लो एक फर्म से एलएलपी के कन्वर्जन के बारे में बात करता है। जो थर्ड शेड्यूल है ना बच्चों, वो एक प्राइवेट कंपनी से एलएलपी में कैसे कन्वर्ट होगा उसके बारे में बात करता है। और जो फोर्थ शेड्यूल है ना, वो बात करता है कि एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कैसे एलएलपी में कन्वर्ट होंगी उसके बारे में फोर्थ शेड्यूल बात करता है। कौन बात करता है बोलो जल्दी से मुझे? फोर्थ शेड्यूल यहां पर बात करता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या सर मीनिंग ऑफ एलएलपी, और ये भी पूछा जाता है कि व्हाई एलएलपी इज नोन एज हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप। तो देखो सर एलएलपी के अंदर पहली बात तो इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी और दूसरा इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है बच्चों। लेकिन मैं आपको बता दूं एलएलपी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है पार्टनरशिप की इंटरनल स्ट्रक्चर में, इसलिए बोल के रखा है कि एलएलपी क्या है? एलएलपी एक हाइब्रिड फॉर्म है यहां पर कंपनी और पार्टनरशिप का। किसका बोलो जल्दी से? कंपनी और पार्टनरशिप का। अगला देखो क्या, अब मैं बात करूंगा बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में। सर अब ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से समझ लो, बॉडी कॉर्पोरेट को बीसी बोलेंगे। बॉडी कॉर्पोरेट में 4 लोग आते हैं बच्चों। क्या आते हैं बोलो? 4 लोग। कौन से सर? ऐसी एलएलपी जो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। ऐसी एलएलपी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। ऐसी कंपनी जो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। और ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में कौन नहीं आता? कॉर्पोरेशन सोल नहीं आता। जैसे इंडिया में ओपीसी है वो तो बॉडी कॉर्पोरेट होगा, पर ओपीसी जैसा कॉन्सेप्ट इंडिया के बाहर है जिसे कॉर्पोरेशन सोल बोला जाता है, वो बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आता। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आती। और इसके अलावा एनी अदर जो भी जैसे एचयूएफ हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, ये सब भी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर नहीं आते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट सर, फिर देखो क्या, फिर अगर मैं बात करूं आपके साथ, फिर है अगला डेफिनेशन फाइनेंशियल ईयर का। मुझे बता दो फाइनेंशियल ईयर कब होता है? 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है अगले साल का। लेकिन अगर कोई एलएलपी हमने 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट की है, यानी कि 1 अक्टूबर एंड उसके बाद, मतलब आप ऐसा समझो 1 अक्टूबर की तारीख भी इंक्लूड है और उसके बाद अगर हमने एलएलपी को इनकॉर्पोरेट किया है तो उसका फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर होने वाला है। इसका मतलब क्या? जैसे मुझे बताइए अगर आज 16 सितंबर को मैं एक एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करता हूं, आईजी सर एलएलपी, तो मुझे बताइए मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कब होगा? सर 31 मार्च 2027 में होगा। 26 में होगा क्या मुन्ना राजा बेटा? 26 में नहीं होगा। कब होगा बोलो ना? 27 में कंप्लीट होगा। कब होगा बोलो जल्दी से मुझे? 27 में कंप्लीट होगा। समझ में आया क्या आपको? क्या आपको ये बातें एकदम बढ़िया से क्लियर है क्या? यस सर। आ जाओ अगला। अब मैं बात करूंगा छोटू एलएलपी के बारे में, स्मॉल एलएलपी। स्मॉल एलएलपी मतलब ऐसी एलएलपी जिसमें सारे पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन मिला के 25 लाख या उससे नीचे है, और सारे और फर्म का टर्नओवर मतलब एलएलपी का टर्नओवर मिला के 40 लाख या उससे नीचे है। 25 लाख 40 लाख दोनों के नीचे है तो हम उसे स्मॉल एलएलपी का नाम दे देते हैं। फॉरेन एलएलपी का मतलब होता है सर ऐसी एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के बाहर पर जिसका बिजनेस है इंडिया के अंदर, उसे फॉरेन एलएलपी कहा जाता है। ठीक है, आ जाइए सर। अब देखो क्या दोस्तों, अब मैं आपको यहां पर पार्टनर्स के बारे में बता रहा हूं। सर कौन व्यक्ति पार्टनर बन सकता है एलएलपी में? तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन पार्टनर बन सकता है और बीसी भी बन सकता है, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट भी क्या पार्टनर बन सकता है क्या? हाँ सर, बॉडी कॉर्पोरेट भी यहां पर पार्टनर बन सकता है। इस बात का ध्यान रखना, बॉडी कॉर्पोरेट में 4 लोग आते हैं वो पार्टनर बन सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि मतलब मुझे बताओ सर, क्या मैं किसी एचयूएफ को पार्टनर बना सकता हूं क्या? ना मुन्ना ना। मैं पार्टनरशिप फर्म को बना सकता हूं क्या? ना मुन्ना ना, मैं नहीं बना सकता। सर मैं कोई प्राइवेट कंपनी को पार्टनर बना सकता हूं? हाँ। क्या मैं यहां पर एलएलपी जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई है उसको बना सकता हूं? हाँ, आप बिल्कुल बना सकते हैं। पर देखो सर, एक इंडिविजुअल ना नहीं बन पाएगा पार्टनर किसी एलएलपी में। कब? जब वो अनसाउंड माइंड का, वो पागल पाया जाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, तो अगर वो पागल पाया जाता है कोर्ट के द्वारा पागल पा होना चाहिए। दूसरा, वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या जब किसी ने खुद ने ही एप्लीकेशन लगाया माय बाप मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, तो मैं बोलूंगा इन 3 लोगों को आपको काउंट नहीं करना है पार्टनर्स के अंदर। मतलब ये लोग पार्टनर नहीं बन सकते। समझे क्या आप बात को? क्या आपको ये बातें एकदम क्लियर? अच्छा ओ सॉरी, हाँ 16 सितंबर को अगर आपने बनाया तो 31 3/26 का उसका ड्यू डेट होगा, बराबर है। अगर 16 अक्टूबर को बनाते तो उस केस के अंदर 31 3/27 हो जाता। क्या हो जाता बोलो? 31 3/27 हो जाता, क्योंकि 16 सितंबर 30 सितंबर के
पहले आता है, बाद में नहीं आता है ना। माय फॉल्ट वो एक्चुअली मैं चैट में देख के जवाब दे दिया, आई एम रियली सॉरी। मतलब वो होता है ना, अपन चैट देख रहे हो और किसी ने जवाब दिया तो बोल दिया, वैसा हो गया वो चीज, ठीक है। आइए सर, अब देखो क्या, अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। सारे के सारे लोग ध्यान रखना, सर मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए एलएलपी में? मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए एलएलपी के अंदर सर। लेकिन अगर किसी समय एलएलपी के अंदर 2 से कम पार्टनर होते हैं, क्या कहा मैंने, बोलो, किसी समय एलएलपी के अंदर 2 से कम पार्टनर होते हैं और एलएलपी 6 महीने से ज्यादा धंधे को चला लेती है, तो 6 महीने के बाद वाला जितना भी पीरियड होगा ना, उसके लिए सर वो जो एक पार्टनर एलएलपी को चला रहा है ना, उसकी पर्सनल लायबिलिटी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बोलो बच्चों? उसकी पर्सनल लायबिलिटी हो जाएंगी। समझ में आया क्या? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, समझ में आया क्या? यस सर। अगला डीपी के बारे में बात करेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर। सर डेजिग्नेटेड पार्टनर एक फर्म में कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने। मतलब सर आप बोल रहे हो मिनिमम 2 पार्टनर हो, मिनिमम 2 डीपी हो, मतलब मिनिमम 4 लोग होने चाहिए क्या? नहीं, पार्टनर्स को ही आप क्या बनाते हो? डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाते हो। समझ रहे हैं बात को? तो सर मिनिमम 2 डीपी होना चाहिए जो इंडिविजुअल हो और जिसमें से एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब होता है जो पिछले साल इंडिया में 120 दिन से ज्यादा रहा है। सर ये भी ऑप्शनल हो गया ना, क्योंकि कंपनीज एक्ट में हुआ, मारूंगा दौड़ा दौड़ा के बेटा, कंपनीज एक्ट का अमेंडमेंट क्या एलएलपी एक्ट पे लगेगा क्या? नहीं सर, नहीं लगेगा। ठीक है सर, हमको समझ में आ गया कि सर डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होने चाहिए और उसमें से एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए करके। लेकिन सर मुझे बताओ, किसी एलएलपी में सारे के सारे कंपनीज है, सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स है, तो उसमें इंडिविजुअल तो है नहीं। तो इस केस में अब आप क्या करोगे? तो ये जितनी भी कंपनीज है ना, इनको नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा एक व्यक्ति को, यानी कि इंसान को, और वो नॉमिनी क्या बनेगा? डीपी बनाएगा हमारे एलएलपी में। क्या बनेगा बोलो बच्चों? डीपी बनेगा हमारे एलएलपी में। समझ में आया क्या आपको बात है? जैसे मान लो अल्टीमेट सीए के अंदर है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक मेंबर है बच्चों, फिर इसके अलावा टाटा मोटर्स एक एलएलपी, मतलब टाटा मोटर्स एक इन्वॉल्व है, और मेटा है, और मैं हूं। मान लो हम 4 लोग यहां पर पार्टनर है, तो मैं तो डीपी बन सकता हूं। और इसके अलावा हम क्या बोलेंगे? काम करो, चलो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जाड़िया को लेके आ जाओ यहाँ पर। किसको लेके आ जाएंगे अपन? अनंत अंबानी को अंदर कर लेंगे और बोलेंगे चल तू भी क्या बन जाए यहाँ पर? डीपी बन जाए। समझे? रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने आप में डीपी नहीं बन सकती, उसको अपॉइंट करना पड़ेगा अनंत अंबानी को, और अनंत अंबानी मेरे साथ क्या बन सकता है? यहाँ पर डीपी बन सकता है। समझ में आया क्या? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना जल्दी से, मुझे क्या आपको बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलिए सर, अब मैं पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच का डिफरेंस बता दूं। सर सबसे पहले ये एलएलपी एक्ट 2008 में आता है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आता है। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप नहीं है। एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनरशिप के नहीं है। एलएलपी लॉ के प्रोसेस से बनती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनती है। एलएलपी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, पार्टनरशिप में वॉलेंट्री है। एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन है, पार्टनरशिप में नहीं है। सर एलएलपी के नाम के आगे एलएलपी आपको लिखना पड़ता है, पर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। और पार्टनर्स इन एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी है, बट अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। एक और बात बता दूं कि कम से कम 2 डीपी होने चाहिए एलएलपी में, पर पार्टनरशिप में एज सच कोई डीपी वीपी का कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं सर, कोई भी डीपी का कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ऑलराइट सर। सर आप एलएलपी फॉर्म में ओपन करते हो तो क्या होता है? इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है पार्टनरशिप की, इसके अंदर लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है, इसको बनाना आसान है, डुबाना आसान है। ये सारे के सारे इसके एडवांटेजेस हैं। सर मुझे बताओ, अगर मैं एलएलपी को रजिस्टर कर लेता हूं तो उसका इफेक्ट क्या है? कि आप केस कर सकते हो और कोई आपके ऊपर केस कर सकता है। दूसरा सर, एक बॉडी कॉर्पोरेट जो हरकतें कर सकती है वो एक एलएलपी कर पाएंगी, एलएलपी का कॉमन सील हो सकता है। और तीसरा चौथा, एलएलपी अपने नाम पर असेट्स वगैरह को भी होल्ड कर सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। ऑलराइट सर, अब मैं बात करूंगा आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी के बारे में। किसके बारे में पढ़ूंगा बोलो बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी के बारे में बताऊंगा। बस ये 1 पेज बचा है और ये 2 पेजेस बचे आपके, मुश्किल से 5 मिनट, और उसके बाद आपका एलएलपी का कॉन्सेप्ट खत्म। अब देखो, एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब मेंबर्स में कम एंड गो, बट एलएलपी गोज ऑन फॉर एवर। एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये सब बिल्कुल कॉमन पॉइंट्स है। खास पॉइंट है इसका म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या कहता है? कि सारे पार्टनर्स एलएलपी के एजेंट है। ओ, सारे पार्टनर्स एलएलपी के एजेंट है। फिर से रिपीट कर दूं, सारे पार्टनर्स एलएलपी के एजेंट है, बट एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है क्या? ना मुन्ना
बेटा नहीं, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं है, ठीक है सर। एलएलपी गवर्न की जाती है एलएलपी एग्रीमेंट से। सर एक आर्टिफिशियल पर्सन भी एलएलपी में होता है, कॉमन सील भी ये रख सकता है, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। हाँ ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है सर। एलएलपी को मैनेज कौन करते हैं? सारे पार्टनर्स। एक और चीज ध्यान रखो, एलएलपी बिजनेस पर्पस के लिए बनाया जाता है। आप क्या सेक्शन 8 कंपनी जैसा एलएलपी को चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते सर। एलएलपी को सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट कर सकता है, एलएलपी को कन्वर्ट भी किया जा सकता है शेड्यूल 2, 3 और 4 के अनुसार। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं एलएलपी के, वो हमको एमसीए के वेबसाइट के ऊपर जाकर क्या करना पड़ता है बच्चों? अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। ऑलराइट सर, अगला देखो क्या, अब नेम के बारे में बात करेंगे सर। एलएलपी का आपका जो भी नाम होता है, जैसे अल्टीमेट सीए मान लो एलएलपी का नाम है, तो उस नाम के आगे आपको एक्रोनिम यूज करना है एलएलपी, जैसे अल्टीमेट सीए एलएलपी या अल्टीमेट सीए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बस एक बात बता दूं कि आपका जो नाम है ना वो अनडिजायरेबल, मैं लिख रहा हूं छोटा एलएलपी करके, आप ऐसे नहीं बना सकते, या फ्रॉड एलएलपी, या वो किसी दूसरे एलएलपी कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ प्रोप्राइटर से मैच नहीं होना चाहिए। जैसे नेचुरल्स आइसक्रीम में नेचुरल्स एक ट्रेडमार्क है, हल्दीराम्स एक ट्रेडमार्क है, तो मैं हल्दीराम एलएलपी करके ओपन कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। या मैं किसी दूसरे कंपनी या एलएलपी से जो नाम मेरा मैच हो रहा है ना, मैं वो भी रख सकता हूं क्या? नहीं सर, नहीं रख सकता। ऑलराइट सर, कोई भी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले, क्या बोला देखो, कोई भी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले मैं अप्लाई करूंगा, यहां पर मैं अप्लाई करूंगा आरओसी को। किसको अप्लाई करूंगा बोलो बच्चों? मैं आरओसी को यहां पर अप्लाई करूंगा, और आरओसी यहां पर क्या करेगा? और आरओसी बोलता है नेम अवेलेबिलिटी को लेके ओके, तो वो 3 महीनों के लिए मेरे इस नाम को प्रिजर्व करके रखेगा। इसका मतलब 3 महीनों तक एलएलपी मेरे नाम को अलोकेट नहीं करेगा। और अगर मैंने 3 महीने में एलएलपी बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं बनाया तो कोई दूसरा आता है तो क्या उसको नाम दे दिया जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल दे दिया जाएगा। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एलएलपी का सेक्शन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट है, कौन सा? म्यूचुअल एजेंसी वाला, और ये बिजनेस फॉर प्रॉफिट वाला। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ना, ये डिफरेंट, हाँ ये डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर वाली चीज इंपॉर्टेंट है। फिर अगर मैं बात करूं तो मीनिंग ऑफ एलएलपी वाली चीज इंपॉर्टेंट है, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एलएलपी के अंदर। एलएलपी है ही कितना इंपॉर्टेंट होने के लिए, वो भी एक बात है, बट स्टिल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर क्या, सेक्शन नंबर 17। सर अगर ऐसा होता है कि मैंने एलएलपी को बनाया और मेरा जो एलएलपी का नाम है ना वो किसी दूसरे एलएलपी से, कंपनी से, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ प्रोप्राइटर से मैच हो गया। सर पार्टनरशिप फर्म से मैच हुआ चलेगा, एचयूएफ से मैच हुआ चलेगा। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 3 लोगों के बारे में। किसके बारे में? कंपनी, एलएलपी और रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क। सर अगर उनसे मैच हो गया ना, और वो लोग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्जी लगाते कि देखो देखो इस एलएलपी ने हमारे नाम को चुरा लिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे क्या देगा बेटा? मुझे नोटिस देगा और बोलेगा 3 महीनों के अंदर अपने नाम को बदल। क्या बोलेगा बोलो बच्चों? 3 महीनों के अंदर अपने नाम को बदल, ऐसा यहां पर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा। ऑलराइट सर, अब सर मेरे पास 2 ऑप्शन है। अगर मैं नाम को बदल देता हूं तो मैं 15 दिन के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करूंगा, और आरओसी 30 दिन के अंदर मुझे क्या देंगे? एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देंगी। पर अगर मैंने नाम को नहीं बदला तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से मुझे नया नाम दे देंगी, जिसको मैं बाद में चेंज कर सकता हूं, क्या बिंदास बिंदास कर सकता हूं। अगला सर एक बात ध्यान रखना, ये जो अप्लाई करेंगे ना, ये जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्जी तभी डाल पाएंगे जब एलएलपी को इनकॉर्पोरेट हुए 3 साल से कम हुए हैं। जैसे अल्टीमेट सीए मान लो 2023 में इनकॉर्पोरेट हुआ है 26 अगस्त 2023 को, तो अल्टीमेट सीए के नाम के इन्फ्रिंजमेंट को लेके बाकी लोग कब तक कंप्लेंट डाल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को? 26 अगस्त 2026 तक ही डाल पाएंगे। समझे क्या आप बात को? क्योंकि 2023 से लेके 2026 यानी कि 3 साल, वो 3 साल तक ही वो लोग अर्जी डाल सकते हैं, और उसके बाद या उसके बाद अर्जी डाल पाएंगे क्या? नहीं सर, नहीं डाल पाएंगे। इस बात का आपको क्या करना है? इस बात का आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाओ सर, अब मैं बताऊंगा सर एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा लोग स्टेटमेंट को फाइल करते हैं यहां पर आरओसी के पास, आरओसी रखवाला है और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को देते हैं। सर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में वही सारी चीजें होती है जो पार्टनरशिप की थी। नाम होता है, प्रपोज बिजनेस, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां होगा, नेम एंड
एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, और ये पूरी इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में दी जाती है। इसके साथ स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ता है। ये स्टेटमेंट कौन देता है? सीए, सीएमए देता है बच्चों। कौन देता है बोलो ना? सीए, सीएमए देता है, या जिन्होंने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब किया है वो देता है, और कहता है कि सारे रिक्वायरमेंट्स को हम लोगों ने कंप्लाई किया है। ये चीज अपन कंपनीज में भी तो देते थे ना कि हमने सारे रिक्वायरमेंट्स का कंप्लाई किया है। अगर पाया जाता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन झूठी दी गई है तो 2 साल तक की जेल और फाइन लगाई जा सकती है, 10,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का। इसके साथ साथ आरओसी 14 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, और ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ऑफिशियल सील होता है रजिस्ट्रार का, जो अपने आप में फाइनल एविडेंस होता है कि आपकी एलएलपी क्या हो चुकी है, आपकी एलएलपी यहां पर इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। ऐसा फाइनल एविडेंस होता है क्या? ये जो आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का ये जो रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट देता है वो, ठीक है। ऑलराइट सर, तो यहां पर आपका क्या कंप्लीट होता है बच्चों? तो यहां पर देखो अभी तक अपने कवर होती है कौन सी चीजें सर? कंपनीज एक्ट डन है, पार्टनरशिप एक्ट डन है, और एलएलपी भी अपना यहां पर डन हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट गाइस।